चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एथिक्स को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखें कि भाई व्हाट इज़ एथिक्स। एथिक्स क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एथिक्स? व्हाट इज़ एथिक्स हमें समझना ज़रूरी है दोस्तों कि एथिक्स क्या चीज़ है। तो एथिक्स क्या चीज़ है समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या नहीं है। तो क्या नहीं है एथिक्स? व्हाट इट इज़ नॉट। एथिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स। एथिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स। मोरल इंट्यूशन वर्सेस रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, क्या चीट करना, क्या एग्जामिनेशन में चीट करना ठीक है? ऐसे तरीके के सवाल हम डील करेंगे दोस्तों। ये केवल फीलिंग नहीं। अब कोई कह सकता जी मुझे फील है कि भाई एग्ज़ाम में चीटिंग करना बिल्कुल ठीक बात है। कोई ये फील कर सकता नहीं सर एग्ज़ाम में चीटिंग करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो इन ऐसे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। सो एथिक्स इज़ नॉट अबाउट जस्ट फीलिंग्स। एथिक्स इज़ नॉट अबाउट जस्ट रिलीजन। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, एक एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता है। एथिक्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन। फॉर एग्जांपल, रिलीजियस बिलीफ जो है ना वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ जैसा एक रिलीजन में माना जा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रिलीजन में वैसा माना जाए। इसका एग्जांपल आप लोग खुद भी सोच सकते हैं दोस्तों, हम किस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। इलीगल कैन बी एथिकल। प्लीज़ नोट इट डाउन, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कानून ही एथिक्स है। नो, देर आर सेवरल इलीगल थिंग्स दैट कैन बी एथिकल। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, एक यूथेनेशिया करके एक चीज़ होती है। इसका मीनिंग क्या है? यूथेनेशिया का मीनिंग होता है कि डेथ बाय विल। फॉर एग्जाम्पल, एक ऋतिक रोशन की एक मूवी थी, ऋतिक रोशन की एक बड़ी फेमस मूवी थी जिसमें उसको ही जो एक मैजिशियन होता है, एक जादूगर होता है, बट उसको चोट लग जाती है और वो पैरालाइज हो जाता है, वो चल नहीं पाता है, ही बिकेम पैरालाइज। और वहाँ पर वो चाहता है कि भाई उसकी विलफुल डेथ कर दी जाए। बट वी नो दैट यूथेनेशिया इन अवर कंट्री, उसको कहना मतलब डेथ बाय विल, जो कि ऐसी कई पेशेंट जो कोमा में चले गए होते हैं उनकी रिक्वेस्ट होती है डॉक्टर्स को कि भाई इससे अच्छा आप हमें एक डेथ का इंजेक्शन लगा दें। बट डेथ बाय विल वी नो इज़ इलीगल। बट इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि यार वो इंसान तो ऑलरेडी भुगत रहा है, वो उसका जीवन ही नहीं है। तो आप लीगली उसको यूथेनेशिया का से उसको नहीं परे कर सकते हैं, तो एथिकली आप सोचें कि हाँ इसको फ्री कर देना चाहिए, है ना। तो एवरीथिंग विच इज़ इलीगल, उसका मतलब ये नहीं कि वो अनएथिकल हो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि एवरीथिंग दैट इज़ लीगल मे नॉट बी एथिकल। ठीक है। तो एथिक्स को लॉ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। लॉ कैन बी डिफरेंट थिंग एंड एथिक्स कैन बी डिफरेंट थिंग। जो सोशली एक्सेप्टेबल है वो एथिकल हो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक ना पुराने ज़माने की बात बताता हूँ। रोम साम्राज्य में क्या होता था? रोम साम्राज्य में कोलोजियम में, जैसे आपने ग्लेडिएटर मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, कोलोजियम होता है ऐसे गोल कोलोजियम, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते थे। और यहाँ पर एक इंसान को एक लायन के साथ फाइट करवाया जाता था, जिसको बाकी सभी लोग इंजॉय करते थे, है ना। वो एक इंसान की शेर के साथ लड़ाई को बाकी सभी लोग देख के चीयर करते थे। ऑब्वियसली वी नो दिस कि भाई इंसान शेर से नहीं जीत पाएगा। हमेशा एंड में 99% टाइम वो शेर इंसान को खा जाता था। पर उस टाइम पे देखिए वो सोशली एक्सेप्टेबल था, है ना। उस चीज़ को लोग इन्जॉय करने के, जैसे आजकल आईपीएल के मैच देखने जाते हैं 20-30 हज़ार लोग, इस तरीके से पहले ऐसे इंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते थे। बट वॉज इट एथिकल? नो, दैट वॉज नॉट एथिकल। तो यानी कि हर एक चीज़ जो सोशली एक्सेप्टेबल हो ज़रूरी नहीं है कि वो एथिकल हो। लाइक्स और डिसलाइक, भाई आप जो पसंद करते हो और मैं जो पसंद करता हूँ उसके हिसाब से एथिक्स डिफाइन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चों को बुलिंग करना पसंद होता है। कई बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको दूसरों का मजाक उड़ाना, पर्सनल लेवल पे जाके इंसल्ट करना पसंद होता है। उनकी चॉइस ही होता है कि हम ऐसा करें। पर क्या वो एथिकल है? नो, इट इज़ नॉट एथिकल। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लगना चाहिए कि एथिक्स क्या नहीं है। आगे हम देखेंगे भी कि एथिक्स क्या चीज़ है। देखो, इस चीज़ को आप नोट ज़रूर करिए, समझिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, एथिक्स का मीनिंग क्या है?
स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रॉन्गफुलनेस और राइटफुलनेस। स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन, एक ह्यूमन कोई अगर काम कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, तो वो सही है गलत है, उसकी स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, ये बताता है एथिक्स क्या है। अब ये कौन बताएगा कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? ये कौन बताएगा? ये बताएगा एथिक्स का कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। एथिक्स मोटा मोटा क्या है? एथिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये आपके एमसीक्यू में ही क्वेश्चन बन के आ सकता है। इनमें से 3 लाइन दे देंगे और एक गलत दे देंगे और कह देंगे व्हाट इज नॉट एथिक्स, तो आप उसको एक छाट पाएं कि भाई हाँ, ये चीज़ जो है ये एथिक्स का पार्ट तो नहीं हो सकती। एथिक्स थ्योरी में प्रिंसिपल्स बताता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर एक ह्यूमन बिहेवियर हो। और एथिक्स बताता है कि मीन्स वर्सेस एंड्स। मीन्स क्या है? देखिए दोस्तों, इन ना ये एक एक वर्ड जो है, एक एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है। मीन्स क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका टारगेट था यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, आपका टारगेट था यूपीपीएससी एई का एग्ज़ाम क्लियर करना। इसके 2 रास्ते थे अभी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के। पहला रास्ता था आप मेहनत करके एग्ज़ाम को क्लियर करते। दूसरा रास्ता, आपने कोई शॉर्टकट चुन लिया, आपको कोई शॉर्टकट का पता चल गया और वो आपने शॉर्टकट यूज़ करके एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो भाई एंड तो दोनों का रिजल्ट आया एग्ज़ाम क्लियर होना, एंड तो दोनों का एक ही हुआ ना कि एग्ज़ाम क्लियर होना, पर आपने मीन्स क्या चूज़ किए वो भी इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है ना। मीन्स वर्सेस एंड्स का ये डिफरेंस है। आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंस क्लियर होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि हाँ, आप लोग मेरे साथ सेम प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू। आपके राइट्स, आपके अधिकार क्या है, आपके अधिकार क्या है वर्सेस कि हकीकत में आपको क्या काम करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते तो हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा ही आर्टिकल 19 को लेके डिस्कशन एंड डिबेट चल रहा है कि भाई हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है, बट क्या उस अधिकार का किस लेवल पे जाके इस्तेमाल करना, इंटेंशनली और इंटेंशनली, वो बाउंड्री कौन बनाएगा? वो बाउंड्री बनाएंगे एथिक्स के कोड्स। आत्मानी प्रतिकुलानी परिश्रम ना समाचरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप लोगों के लिए इसलिए डाली हमने। इसका मीनिंग क्या है? आत्मानी प्रतिकुलानी परिश्रम ना समाचरे। इसका मीनिंग ये है कि मैं वो कंडक्ट नहीं करूँगा किसी के भी साथ जो कंडक्ट मैं खुद के साथ होना पसंद नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दैट टाइप ऑफ कंडक्ट विद अदर्स, द कंडक्ट विच अदर्स और विच आई डू नॉट वॉन्ट दैट अदर्स टू डू विद मी। यानी कि आप वैसा ही व्यवहार करें दूसरों के साथ जैसा कि आप चाहते हैं लोग आपके साथ करें। एथिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड एथोस से बना है। इसका क्या मतलब होता है? कल्चर, हैबिट, कैरेक्टर। 3 चीज़ों का मिलन है, कल्चर, हैबिट और कैरेक्टर। कल्चर, हैबिट, कैरेक्टर। अरिस्टोटल, देखिए अरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में हम देखेंगे इसी वीडियो में, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई 4 कार्डिनल वैल्यूज ऑफ प्लेटो, सीधा पूछ लेता है। तो आपको ना कुछ चीज़ें याद भी करनी है, कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें आपको याद भी करके चलनी है। एरिस्टोटल ने जो एथिक्स दी, निकोमाकियन एथिक्स दी, उसमें क्या था? उसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर था, मोरल्स एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है दोस्तों? एक मूवी भी है ये परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपने देखी हो। यानी कि खुशी की तरफ अपने आप को लेके जाना, कैसे मैं अपने जीवन को खुश बना सकता हूँ। ये भी आप जानते हो जो दोस्तों कि अनएथिकल तरीके से जो जीता है, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म गेन कर ले, बट वो कहीं ना कहीं परेशान ही रहेगा कि हाँ उसने वो उस दिन ये काम उसने ठीक नहीं किया, है ना। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट एथिक्स का मीनिंग। भाई देखो, इतनी ब्रॉड डायमेंशन में ना मीनिंग आप लोगों को समझाया है मैंने एथिक्स का, इतने ब्रॉड डायमेंशन में आपको एथिक्स का मैंने मीनिंग समझाया है, तो आपको ना इसके बाहर कुछ बचता नहीं है, इसके बाहर एथिक्स का मीनिंग कुछ बचता नहीं है। एटलीस्ट दीज 2 एग्जामिनेशन आर कंसर्न। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लेते, एक पैराग्राफ के रूप में इसको देख के ख़त्म करते हैं कि एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। ये अभी हमने देखा, राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस डिसाइड करना।
एंड प्रेस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेरी बनाई हुई डेफिनेशन नहीं है। आप प्लीज़ इसको ना वर्बेटिम याद कर लेना कि भाई एथिक्स एक्चुअल में क्या चीज़ है। लोग ना एथिक्स पढ़ा के चले जाते हैं, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं पता होती उनको एथिक्स की। तो दिस इज़ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस एंड प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमन शुड ऑट टू डू। क्या एक्चुअल में ह्यूमन बींग्स को करना चाहिए। अब करना क्या होता है एथिक्स में? एथिक्स में हम मोरल वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं और वो प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं जिससे ह्यूमन बिहेवियर को गाइडेंस मिलती है कि हमें एक्चुअली में बिहेवियर कैसा करना चाहिए। देखो कानून में यही डिफरेंस है, कानून आपको ये नहीं बताता आपको बिहेवियर कैसा करना है, कानून ये बता के छोड़ देगा कि अगर ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, ये करोगे तो ये सज़ा मिलेगी। पर जो गाइडेंस है कि एक्चुअल में एक अच्छा कंडक्ट कैसा होना चाहिए वो आपको मिलेगा एथिक्स से, कोड ऑफ एथिक्स से या फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से। व्हाट इज़ राइट वर्सेस व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। आपके अधिकार क्या हैं, उसके विपरीत आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक केस में ऑब्जर्व क्या किया था, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका अधिकार तो है, बात ठीक है कि आपका अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऐसे कई समय होते हैं जहां पर आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना चाहिए। दिस सेल्फ रिस्ट्रेंट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल अंडर 19 में हमने मान लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका एक फंडामेंटल राइट है, बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर आपको सेल्फ रिस्ट्रेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए। आई होप आपको एथिक्स अब तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एथिक्स। एक बार आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए दोस्तों, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप हमारे साथ बने हुए हैं और इसी जोश से हम इस सेशन को कंटिन्यू करें। शंखनाद 1.0 यूपीपीएससी एई की दोस्तों टेस्ट सीरीज़ हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, 6 फुल एंड टेस्ट सिलेबस दे रहे हैं, क्राफ्टेड बाय एक्सपर्ट्स है दोस्तों। होगा क्या दोस्तों अभी, क्योंकि आपके पास मात्र 23 दिन का समय है, तो फुल एंड टेस्ट आपको ज़रूर देने चाहिए। आपको आपकी प्रैक्टिस का आइडिया होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप रिदम में रहते हैं। अगर किसी को ये है कि भाई नहीं मैंने पार्ट सिलेबस टेस्ट अब नहीं देना, तो आप डायरेक्ट फुल एंड टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 6 फुल एंड टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं एथिक्स के क्या है। भाई एक जर्नलिस्ट जो रिफ्यूज़ कर दे टू पब्लिश एन अनवेरीफाइड स्टोरी। देखिए जर्नलिज्म जो कि कहा जाता है मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें अगर एक जर्नलिस्ट को पैसे दिए जाएं कि भाई ये वेरीफाइड स्टोरी नहीं है, अनवेरीफाइड स्टोरी है और आप इसको पब्लिश कर दीजिए, बट उसको मना कर दे कि नहीं मैं ये पब्लिश नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ नॉट वेरीफाइड, ये एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। एक हाइंस डिलेमा करके एक चीज़ होती है दोस्तों, अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हाइंस डिलेमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। हाइंस डिलेमा में क्या होता है कि हाइंस डिलेमा में बेसिकली क्या चीज़ है दोस्तों कि इसमें क्या करा गया था कि जैसे जो हाइंस है इसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, ठीक है, इसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है और इसको एक ड्रग चाहिए, एक लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए इसको। इसकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसको लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए। केमिकल स्टोर पे ही जाता है, केमिस्ट के पास जाता है, फार्मेसी के पास जाता है और कहता है कि भाई ये ड्रग मुझे दे दो, बट इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाइंस के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हाइंस को वो ड्रग चोरी कर लेना चाहिए? क्योंकि केमिस्ट ने मना कर दिया है, फार्मासिस्ट ने मना कर दिया कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है मैं नहीं दूंगा, तो क्या उसको चोरी करके अपनी डाइंग वाइफ को बचा लेना चाहिए या उसको थेफ्ट नहीं करनी चाहिए? क्योंकि थेफ्ट इज़ अ क्राइम, थेफ्ट जनरली इज़ अनएथिकल कंडक्ट। तो इसको कहा जाता है हाइंस डिलेमा। डिलेमा का मतलब क्या है दोस्तों? डिलेमा का मतलब ऐसा है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके पास 2 चॉइस हो और दोनों चॉइस में एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं है। उन 2 चॉइस में आपको फिर एक डिसीजन लेना है ना, जैसे हाइंस के केस में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से विसल ब्लोअर
डिलेमा। विसल ब्लोअर क्या होता है दोस्तों? विसल ब्लोअर वो होता है जैसे एक जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उस डिपार्टमेंट में कोई कमी है, अगर उस डिपार्टमेंट में कोई कमी है और उसमें वो उस कमी को वो पब्लिकली आके उजागर कर दे कि भाई इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ें हो रही हैं। अब उसके आगे डिलेमा क्या है? देखिए, उसके आगे डिलेमा ये है, अगर आप अपने ही डिपार्टमेंट की कमियों को सार्वजनिक कर देंगे तो ज़रूर ऐसा है कि आप अपने ही दोस्तों से दुश्मनी मोल तो ले लेंगे। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके आगे समस्या क्या है कि आप एक मोरली करेक्ट आदमी हैं और आप गलत होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज विसल ब्लोअर्स डायलेमा। यहाँ पे भी आपके पास दो चॉइस आ गई, यहाँ पे भी आपको दो चॉइस आ गई हाइंस डायलेमा में। अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करेंगे। आपने सुना होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में इनका नाम रहता है, अशोक खेमका जी का। हरियाणा के बहुत ही सीनियर ब्यूरोक्रेट है और इनका ट्रांसफ़र को लेके काफ़ी बार न्यूज़ में रहते हैं। ट्रांसफ़र को लेके काफ़ी बार न्यूज़ में रहते, कई सारे स्कैम्स का इन्होंने भांडाफोड़ किया है ना। तो बट उसके विपरीत अब इनके साथ कैसा आचार होता है वो सभी ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा ही है। तो ये अशोक खेमका जी का भी एग्जांपल हमें याद रखना है। हाइंस डिलेमा क्या चीज़ है, आई थिंक यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा। विसल ब्लोअर्स डिलेमा भी क्या चीज़ है ये भी आपको क्लियर होगा। ये कुछ एग्जांपल हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के और कुछ एग्जांपल हैं डिलेमास के। एक क्वेश्चन देखते दोस्तों। ये क्वेश्चन ESC 2024 के प्रीलिम्स में ही आया है। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं सोचा आप लोगों को इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपके समक्ष रखो, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे कई बार हमें आंसर, अगर एग्जैक्टली आंसर नहीं पता हो तब भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल से इसको देखेंगे। एक फिलोसोफर, द फिलोसोफर W.D. Ross, who constructed a list of basic duties or obligation which he called prima facie duties. His list of prima facie duties are given below. हमें क्या बताना, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब भाई मुझे नहीं पता है W.D. Ross कौन है, इन्होंने क्या ड्यूटीज़ दी, मुझे कुछ नहीं पता है, पर अब मैं इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहला, ड्यूटीज़ रेस्टिंग ऑन प्रीवियस एक्ट्स। ठीक है, ड्यूटीज़ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ड्यूटीज़ ऑफ जस्टिस, हाँ ये ठीक लग रहा है। ड्यूटीज़ यानी कि दो तो ठीक लग रहा है, जिस ऑप्शन में दो नहीं है उसको कट कर देते हैं। तो पहले तो इसको कट कर दिया क्योंकि दो तो हमें ठीक लग रहा है। ड्यूटीज़ ऑफ बेनिफिशियंस, ड्यूटीज़ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हाँ ठीक लग रहा है ये भी। तो तीन जिस ऑप्शन में नहीं है उसको कट कर सकते हैं, एक को कट कर दिया। ड्यूटीज़ टू इंजर अदर्स, अनएक्सेप्शनल टू बी वाइडली प्रैक्टिस। अब देखिए यार, ये कौन सी ड्यूटीज़ हैं? एक तरफ तो हम बात करते हैं कि भाई बेसिक ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए हमारी, उसमें हम बात करते हैं ड्यूटीज़ टू इंजर अदर। ऐसा कोई ड्यूटी तो नहीं होनी चाहिए ना कि दूसरों को हमें इंजरी पहुंचानी है। तो चार ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, वो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। अब यानी कि किस ऑप्शन में चार नहीं है, 1 2 3। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, मैंने चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा और उसमें से एक ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया। वहाँ से मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया। मुझे ना ही W.D. Ross का पता था, ना ही मुझे प्राइमा फेसी ड्यूटीज़ में क्या है वो पता था। मेरी बस एक जनरल सिविक सेंस थी, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ना। यानी कि किसी भी क्वेश्चन को देख के हमें पहले घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है, पूरा ठंडे दिमाग से उसको पढ़ना है, सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है और कोशिश करनी है कि यहाँ से एक आंसर मैं निकालूँ, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि टफ क्वेश्चन है। अनडाउटेडली ये क्वेश्चन मेरे लिए भी टफ था क्योंकि मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं W.D. Ross के बारे में। और W.D. Ross के बारे में पढ़ लोगे तो अगली बार वो C.P. Joseph के बारे में पूछ लेगा। इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन, इट इज़ अबाउट trying to solve the question with the limited information that you are having। दोस्तों मैंने 2018 का इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया हुआ है, उसमें मेरे 108 मार्क्स थे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में। एंड ट्रस्ट मी, मैथ्स में छोड़ के गया था, मैथ्स में नहीं करके गया था क्योंकि मैं उस टाइम पे भी जॉब कर रहा था, मेरे पास समय नहीं था। मैं विदाउट मैथ्स करे हुए 108 मार्क्स मैंने लिए थे।
तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ तो रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे पता होंगी कि कैसे अच्छा स्कोर करना है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे भी एथिक्स वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को देख के हमने घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के उस पर अटैक करना, रादर मन में ये सोच के चलना है कि भाई मैं तो ठीक करने आया हूँ इस क्वेश्चन को आज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट एथिक्स इज नॉट अबाउट, एक बार फटाफट से इसको स्किम करते हैं। फीलिंग्स वर्सेस रीजनिंग, ये हमने देख लिया। रिलीजन, एथिक्स इज नॉट अबाउट रिलीजन। एथिक्स इज नॉट अबाउट ओनली लॉज बिकॉज एथिक्स गोज बियॉन्ड ओनली लीगल कंप्लायंसेस। सोशली एक्सेप्टेबल वाला भी देख लिया। तो एक ये वेन डायग्राम के हिसाब से बना दिया कि भाई लॉज, फीलिंग्स, रिलीजन, सोशली एक्सेप्टेबल, ये अपना एक अलग डोमेन है, एथिक्स एक अलग डोमेन है। किसी एक डोमेन में दोनों मिलते भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लीगल भी हैं और एथिकल भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मेरे को फीलिंग्स भी आ रही हैं और एथिकल भी हैं, कुछ रिलीजन में भी चीज़ें हो सकती हैं और एथिकल भी हो सकती हैं, कुछ सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ें एथिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने के लिए इधर ही लगाया गया ताकि आप ये देख पाएँ कि एथिक्स और बाकी चीज़ों में क्या रिलेशन है। एसेंस ऑफ एथिक्स पढ़ते हैं दोस्तों कि एसेंस ऑफ एथिक्स का मीनिंग क्या है कि द कोर प्रिंसिपल्स विच डिफाइन एथिक्स। अब कोर प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहला जो कोर प्रिंसिपल है एथिक्स का, दैट इज मोरल इंट्यूशनिज्म। देखिए इंट्यूशन आप समझते हैं ना कि भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो आपको क्वेश्चन आता नहीं होगा ना, आपको फर्स्ट जो इंट्यूशन आएगी 4 ऑप्शन को देख के वही ठीक होती है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया हो कि इंट्यूटिवली आप कई चीज़ें करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ है कि जितने भी सारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं ना, बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग मॉरल इंट्यूशनिज्म, मॉरल प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल। यानी कि कई चीज़ें तो एज ए बाय द वर्च्यू ऑफ वी बीइंग ह्यूमन हमको कई सारी चीज़ें तो वैसे ही करेक्ट पता होती हैं। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल कई वैल्यूज़, कई फीलिंग्स यूनिवर्सल हैं। फॉर एग्जांपल लव इज़ ए यूनिवर्सल फीलिंग। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग पीपल, ये भी एक यूनिवर्सल फीलिंग अनटिल अनलेस आपके अंदर कुछ ऐसा इंस्टांस नहीं हुआ है। जनरली ह्यूमन बीइंग बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन दे ट्राई टू हेल्प ईच अदर। ठीक है, यानी कि सम रूल्स आर नेचुरल टू ह्यूमन पर्सन्स इंट्यूटिवली नोन। फॉर एग्जाम्पल लव इज़ यूनिवर्सली मॉरल। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लव को मॉरली करेक्ट ही मानेंगे, है ना। उसको कोई नहीं कह रही यार ये इसको लव करता है क्या, तो लव इज़ मॉरली करेक्ट। लव हो सकता है फादर सन के बीच में जो लव है वो बॉन्ड हो सकता है, मदर फादर का बीच में जो बॉन्ड है वो लव हो सकता है। इवन एज ए ह्यूमन आई कैन लव अदर ह्यूमंस। ठीक है, दिस इज मॉरल इंट्यूशनिज्म। एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म में देखते हैं दोस्तों। एब्सोल्यूटिज्म और एब्सोल्यूटिज्म का मीनिंग ये है कि जैसे बाय द वर्च्यू ऑफ इट कि भाई एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल रिजिड, कहीं भी कुछ भी हो जाए ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। रिलेटिविज्म क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो एब्सोल्यूट एथिक्स और रिलेटिव एथिक्स को देखेंगे। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एथिक्स एंड व्हाट इज़ रिलेटिव एथिक्स। मीनिंग अगेन जो मैंने बताया कि यूनिवर्सली हर जगह ठीक हो, जो चीज़ हर जगह मोरली करेक्ट हो, वो होता है एब्सोल्यूट एथिक्स। रिलेटिव एथिक्स क्या है? दे कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कल्चर और पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिलेटिव एथिक्स। इफेक्ट क्या है? एब्सोल्यूट जो एथिक्स है एक स्ट्रिक्ट एंड अनवेवरिंग मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है बिकॉज इट इज़ नॉट चेंजिंग। सिमिलरली रिलेटिव एथिक्स क्या होता है? फ्लेक्सिबल कंटेक्स्ट डेवलपमेंट मॉरल कोड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है? डू नॉट लाई और रिस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ। ये एब्सोल्यूट है ना यार कि ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट करना इज एब्सोल्यूट थिंग। अब रिलेटिव क्या है? स्टीलिंग इज रॉन्ग, चोरी करना गलत है। until unless you are stealing to feed your starving family। अब जो हमने अभी हाइंस डिलेमा में बात करी थी, वी नो दैट स्टीलिंग इज रॉन्ग बट वी ऑल्सो नो कि हाइंस की वाइफ इज वेरी वेरी इल और उसको वो ड्रग चाहिए टू प्रोटेक्ट हिज वाइफ। दैट इज वाई ये आएगा किस कैटेगरी में? रिलेटिविज्म, रिलेटिव एथिक्स की कैटेगरी में आएगा हाइंस डिलेमा। इसके पॉजिटिव्स क्या है? फिक्स कोड ऑफ
कि मेजर करना आसान हो जाता है क्योंकि फिक्स है ना। ह्यूमन राइट एक्ट इज एब्सोल्यूटिस्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट एक्ट इज एब्सोल्यूटिस्ट, लिविंग नो स्कोप ऑफ रिलेटिव जजमेंट्स। ये इसके पॉजिटिव क्या है रिलेटिव एथिक्स के, ये एनकरेज करता है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड प्रोहिबिट करता है किसी भी एक कल्चर को डोमिनेट होने के लिए, है ना। अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए दोनों के नेगेटिव हैं। नेगेटिव ये है कि एब्सोल्यूट एथिक्स जो है ना वो सर्कमस्टांसिस को अकाउंट इन नहीं करता। फॉर एग्जांपल कुछ एब्सोल्यूटिस्ट यानी कुछ लोग जो कि एब्सोल्यूट एथिक्स में बिलीव करते हैं, उनका ये कहना है कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्बिंग हुई थी वो 100% ठीक है, अगर वो नहीं होती तो अगले 18 महीने और वो वॉर चलता। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे, एब्सोल्यूटिज्म में उसको ऐसे देखा जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अगले 18 महीने और वो वॉर चलता और मिलियंस ऑफ डेथ्स और हो जाती। रिलेटिव्स के नेगेटिव क्या है, अब भाई बहुत अलग अलग तरीके के बिलीफ मिलते हैं तो एक कॉमन पॉइंट पे आना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ डेंजरस टू से दैट द नाजी एथिक वॉज राइट फॉर देम, ठीक है। मतलब इसका कहने का अगेन वही मतलब है कि उसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और एब्सोल्यूट एथिक्स के भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। एथिक्स वर्सेस लॉ को पढ़ते हैं दोस्तों कि एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस है। लॉ क्या करता है, लॉ एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाता है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भाई लॉ एक मिनिमम स्टैंडर्ड बता देगा कि भाई इतना तो कम से कम करना है, इतना तो कम से कम ऐसा बिहेवियर तो आपको कम से कम करना है ताकि एक सोसाइटी जस्ट हो सके। बट एथिक्स जो है वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बताता है, यानी कि अगर लॉ आपको इतने स्टैंडर्ड बताएगा इस ग्राउंड से यहाँ तक के, एथिक्स आपको यहाँ तक के स्टैंडर्ड्स बताएगा। वो हमने डायग्राम भी देखा ही था दोस्तों लॉ वर्सेस एथिक्स में, लॉ एथिक्स, ठीक है। देखिए अगेन प्लेटो, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत एथिक्स में ना ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हैं। जिन जिन ने इन तीनों का नाम सुना है एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए, एटलीस्ट नाम सुना हो कि सोक्रेटिस कौन था, एरिस्टोटल कौन था, प्लेटो कौन था। अगर आप लोगों ने नाम सुना एक बार आप चैट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए प्लीज़। प्लेटो ने क्या कहा देखिए, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ। ये स्टेटमेंट ना उठ के ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी एग्जाम में, ऐसे की ऐसे उठ के स्टेटमेंट आ जाएगी एग्जाम में, एंड हमको पता होना चाहिए बोला किसने था, ठीक है। प्लेटो ने कहा कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ एंड बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। यानी कि भाई जो लोग अच्छे हैं उनको तो कानून की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग बुरे हैं वो कानून को कहीं ना कहीं इस तरीके से मोल्ड कर लेंगे कि कानून उन पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। कितनी प्रैक्टिकल सोच है दोस्तों। और देखिए आज से ज़्यादा नहीं तो करीब करीब 2200-2300 साल पहले ये बात बोली गई थी प्लेटो के द्वारा, है ना। ये बिफोर क्राइस्ट के एरा के फिलोसोफर्स हैं। उस टाइम पे भी इतना सोच पाते थे कि गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ एंड बैड पीपल विल फाइंड देयर वे अराउंड द लॉ। एथिक्स वर्सेस लॉ में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। एमसीक्यू यहीं से भी उठ के आ सकता है कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। देखिए एथिक्स और लॉ में डिफरेंस देखते हैं। दोनों का बेसिस क्या है, एथिक्स का बेस है कि इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ, इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ एंड इज़ अबाउट व्हाट्स राइट और रॉन्ग। एथिक्स इज अबाउट व्हाट्स राइट और रॉन्ग, एस्टैब्लिश्ड बाय ए गवर्निंग अथॉरिटी। लॉ को तो भाई ये गवर्निंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती है, एथिक्स को कोई गवर्निंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। अगर आपने कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करा तो आपको जेल नहीं होगी, पर आपने अगर कोई लॉ तोड़ा, अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो ऑब्वियसली आपको जेल हो सकती है। और लॉ को एनफोर्स करता है लीगल सिस्टम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कैन वेरी बट लॉ आपको पता है जनरली लॉ इज स्टैंडर्डाइज्ड। स्कोप क्या है, इट कवर ए वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स। एथिक्स कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर, हाउएवर लॉ डज नॉट कवर ए वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर। हमने देखा था दोस्तों अभी कि अगर ये ग्राउंड है, लॉ यहाँ तक बताता है, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, एथिक्स अपने को मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, मैक्सिमम स्टैंडर्ड सेट करता है। एनफोर्समेंट,
जनरली इंटरनल, यानी कि इंसान का खुद का बिलीफ सिस्टम इसको एनफोर्स कराता है एथिक्स को, इंसान का खुद का बिलीफ सिस्टम एनफोर्स कराता है एथिक्स को। बट लॉ को एनफोर्स कराते हैं डंडे वाले लोग, है ना, वो लीगल अथॉरिटीज़ जो हैं वो लॉ को एनफोर्स कराते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, एथिक्स को आपने अगर फॉलो नहीं करा, कोई फाइन पेनल्टी थोड़ी ना आप पे लगेगी, नो, देर इज़ नो सच फाइनल पेनल्टी अगर आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते। बट अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टीज़ हैं, जेल है, सारी चीज़ें हैं, नियम कानून बने हुए हैं उन चीज़ों के। पर्पज़ क्या होता है एथिक्स का? पर्पज़ है टू गाइड इंडिविजुअल टूवर्ड्स मॉरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एक इंडिविजुअल को गाइड किया जाए कि भाई वो एक सर्टेन वे में एक्ट करे जिससे कि जस्ट सोसाइटी बन सके। लॉ का पर्पज़ यार, लॉ का मेन पर्पज़ इज़ टू मेंटेन ऑर्डर। लोगों को थोड़ा सा तरीके से ऑर्डर समझाया जाए, उनको एक दूसरे के राइट प्रोटेक्ट किए जाए, और जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको अपहोल्ड किया जाए। दिस इज़ अबाउट लॉ। सो आई होप एथिक्स वर्सेस लॉ आपके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड व्हाट इज़ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट एथिक्स वर्सेस लॉ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि एथिक्स वर्सेस लॉ फील कर पाते, हाँ दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, बट डिफाइन नहीं कर पाते दोनों कि भाई कैसे दोनों डिफरेंस हैं। एमसीक्यू अगेन यहाँ से बन सकता है। मोरालिटी वर्सेस एथिक्स में भी डिफरेंस देखते हैं कि मोरल, क्योंकि कई लोग ना मोरल और एथिक्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ दोनों सेम सेम सी बात है। एथिक्स में यही चीज़ है दोस्तों, काफ़ी ना सेम सेम सी बातें लगती है, बट एक्चुअल में सेम सेम सी होती नहीं है। मोरल्स देखते हैं दोस्तों। मोरल का जो ओरिजिन है इंडिविजुअल के पर्सनल बिलीफ सिस्टम से हुआ है। अगेन एक स्मॉल से जो चीज़ आपको याद रखनी, मॉरल इज अबाउट पर्सनल बिलीफ सिस्टम, एक आदमी के लिए क्या मॉरली करेक्ट है। बट एथिक्स इज नॉट ओनली अबाउट वन पर्सन, सोसाइटी एट ए लार्ज का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मॉरल में इंडिविजुअल पर्सनल बिलीफ अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या है? बेस्ड ऑन शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट राइट एंड रॉन्ग, है ना, विद इन ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। और ये कम्युनिटी बेस्ड है, एथिक्स इज मोर और लेस कम्युनिटी बेस्ड एंड मॉरल इज अबाउट इंडिविजुअल बेस्ड। फॉर्मेशन कैसे है? मोरल्स शेप होते हैं कल्चर, रिलीजियस एंड पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज भाई दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मोरल एक पर्सन से रिलेटेड है, पर्सनल वैल्यूज से रिलेटेड है। मोर फॉर्मलाइज्ड एंड कोडिफाइड इन द कोड ऑफ कंडक्ट और सेट ऑफ रूल। एथिक्स ज़्यादा फॉर्मलाइज एंड कोडिफाइड। फ्लेक्सिबिलिटी, यार मोरल्स ना बहुत रिजिड होते हैं, मोरल्स बहुत रिजिड होते हैं, एथिक्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। हमने देखा, देखिए रिजिडिटी के टर्म्स में ना, अगर कल को आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए, सबसे ज़्यादा रिजिड होगा लॉ, फिर रिजिड होगा मोरल, फिर होंगे एथिक्स। एथिक्स बढ़िया फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इस ऑर्डर को। सब्जेक्टिविटी क्या है? मोरल्स आर मोर सब्जेक्टिव एंड मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑब्वियसली क्योंकि हर एक पर्सन के लिए अलग कोई चीज़ मोरली करेक्ट हो सकती है। एंड एथिक्स आर कंपैरेटिवली मोर ऑब्जेक्टिव। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज मोरालिटी वर्सेस एथिक्स। हमने देख लिया दोस्तों, लॉ वर्सेस एथिक्स भी हमने देख लिया, हमने देख लिया मोरालिटी वर्सेस एथिक्स भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगेन इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं डिक्टेट करता हूँ इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉरल जजमेंट्स? व्हाट आर द टाइप ऑफ मॉरल जजमेंट्स? भाई मुझे नहीं पता इस सवाल का आंसर क्या है, आपको यहीं निकालना है। परमिसिबल, इंटेंट, ऑब्लिगेटरी, स्टैंड पॉइंट, प्रोफेशनल, इम्परमिसिबल, ऑब्लिगेटरी, सुपरगेटरी, परमिसिबल, इम्परमिसिबल, ऑब्लिगेटरी, सुपीरियरोगेटरी, प्रोफेशनल, इम्परमिसिबल, ऑब्लिगेटरी, स्टैंड पॉइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ए है, बी है, सी है या डी है आपके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये ईएससी 2024 का ही क्वेश्चन है, ईएससी 2024 का ही क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। इसका एक बार जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। What according to you is the answer to this question? Option A, option B, option C or option D?
बताइए दोस्तों, 30 सेकेंड्स में आप लोगों को दे रहा हूँ। एक जवाब आया है ऑप्शन बी। बताइए बाकियों को क्या लगता है, बताइए। एक जवाब आया है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब मुझे नहीं पता है भाई कि मोरल जजमेंट्स क्या चीज़ है, और ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, ओब्लिगेटरी सुपरिरोगेटरी। बट चलो देखते हैं। देखिए मोरल है अगर, तो यानी कि एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। अभी हमने देखा कि मोरल मीन्स ए पर्सनल बिलीफ सिस्टम, एक पर्सन के हिसाब से क्या होगा, ठीक है, पर्सनल हो गया। अब उसी के बिहाफ पे मैं ऑप्शंस को देखता हूँ। परमिसिबल, इंटेंट, ओब्लिगेटरी, स्टैंड पॉइंट, ठीक है, प्रोफेशनल। अब देखिए कोई चीज़ अगर प्रोफेशनल है तो यानी कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट उसका बन गया है, तभी उसको प्रोफेशनलिज्म में लेके जाएंगे आप। जब उसको आप प्रोफेशनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लगा सकते हैं, जुडिशरी में आप उसको लगा सकते हैं, बट तो वो मोरल नहीं हुआ ना, वो पर्सनल नहीं हुआ अगर वो प्रोफेशनल हो गया तो। यानी कि प्रोफेशनल मीन्स एक लार्जर कोड ऑफ कंडक्ट बन गया, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लोगों ने सेटअप कर दिया। ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लोग तो प्रोफेशनल जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ पहले आप कट कर देंगे, प्रोफेशनल। अब आएंगे भाई यहाँ पे परमिसिबल, ओके दोनों में है, इंटेंट, ओब्लिगेटरी, स्टैंड पॉइंट। अब इम्परमिसिबल, ओब्लिगेटरी, सुपरिरोगेटरी। अब यहाँ पे मुझे क्या समझ में आता है, देखिए स्टैंड पॉइंट ना, अगेन स्टैंड पॉइंट क्या है, एक वेरी वेरी रिजिड जजमेंट हो जाता है, रिजिड स्टैंड पॉइंट की। एक आप लोगों ने एक बना दिया, एक लेवल बना दिया कि भाई इसी आईने से, इसी चश्मे से उसको हमने देखना है, ये स्टैंड पॉइंट हो गया। अगेन बट वी नो मोरल जजमेंट में तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है ना। तो आई विल गो विद ऑप्शन सी। अगेन देखिए इट इज अ टफ क्वेश्चन, नो डाउट इट इज अ टफ क्वेश्चन, पर किस तरीके से हमने डील करना है क्वेश्चन को। अब देखिए जिस ऑप्शन में आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जिस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आप हटा देंगे, तो वहां पे आपको ना कॉल लेनी है। अगेन बिटवीन टू ऑप्शंस यू हैव टू टेक ए कॉल टू गेट द कंपिटिटिव एडवांटेज। वहां पर आप कुछ कुछ सोचेंगे, थोड़ा सा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे और एक ऑप्शन को आप चुनेंगे वहां पर जाके। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते दोस्तों, डेटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डेटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स देखते हैं कि व्हाट आर द डेटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डेटरमिनेंट्स का क्या मीनिंग है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो एक एक्शन जो मैंने लिया वो एथिकल है या नहीं है। एक्शन जो मैंने लिया वो एथिकल है या नहीं है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, डेटरमिनेंट्स का अल्टीमेटली मीनिंग तो फैक्टर्स ही होता है। तो भाई इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उस इंडिविजुअल की नॉलेज लेवल क्या है, उस इंडिविजुअल की वैल्यू सिस्टम क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है। इस एटीट्यूड को हम डिटेल में भी देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज एटीट्यूड, और एक्शन क्या है, उसने एक्शन क्या लिया। इंडिविजुअल फैक्टर्स हो गए। सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं दोस्तों, हमने अभी देखा रिलेटिविज्म एथिक्स, यहाँ पे सिचुएशन टू सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना दोस्तों, किसी एक कल्चर में फॉर एग्जांपल बिफोर मैरिज सेक्स इज़ नॉट अलाउड इफ इन एनी कल्चर, तो उस कल्चर के हिसाब से दैट इज़ एथिकली राइट। किसी और कल्चर में डिफरेंट तरीके से होती हैं चीज़ें। रिलीजियस फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी देयर। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि what can be ethical, what action can be ethical and what action cannot be ethical. रोल ऑफ एथिक्स देखते हैं दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। रोल ऑफ एथिक्स क्या है, इंडिविजुअल पे एथिक्स का इम्पैक्ट क्या है, इंडिविजुअल का रोल क्या है कि वो एथिकल कंडक्ट हो उसका।
इंटीग्रिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल में, फेयरनेस होनी चाहिए, प्रोबिटी एंड सेल्फलेसनेस। यार इसी एक एक चीज़ पे ना क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन में बोल दें कि इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है। कई बार ऐसा देखा गया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ टर्म इंटीग्रिटी। तो आपको चूज करना आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी। अब देखिए इंटीग्रिटी क्या है, राइट कंडक्ट प्लस कंसिस्टेंसी। बेसिकली ऐसा भी कह सकते हैं वॉक द टॉक, कि जैसा मैं प्रीच करता हूँ मैं खुद भी वैसा ही फॉलो करता हूँ, दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी। फेयरनेस, इक्वालिटी, इम्पार्शलिटी प्लस जस्टिस, दिस इज फेयरनेस। आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, आप इम्पार्शियल हैं एंड यू ट्राई टू गिव जस्टिस एज वेल, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फेयरनेस। प्रोबिटी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, भूल जाते हैं लोग। प्रोबिटी, प्रोबेबिलिटी याद रहता है सबको क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम। प्रोबिटी, प्रोबिटी क्या है, ऑनेस्टी, मोरालिटी प्लस इंटीग्रिटी। देखिए आप लोग एसडीओ बनेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे, तो आपके अंदर ये सारी ना क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटीज़ अगर नहीं है तो आप डेवलप करेंगे इन क्वालिटीज़ को। क्या क्या, ऑनेस्टी, मोरालिटी प्लस इंटीग्रिटी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, मोरली करेक्ट है एंड इंटीग्रिटी आपके अंदर, अभी हमने इंटीग्रिटी भी देखा, राइट कंडक्ट प्लस कंसिस्टेंसी, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई यू हैव प्रॉपर्टी इन यू। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, कॉपरेशन प्लस एम्पैथी प्लस फेयरनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या है, आप सेल्फिश नहीं है, आप दूसरों के हितों में काम करते हैं, आप अपने आप को आगे नहीं रखते। अगर आप कोई गलती करते तो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फलेसनेस। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए एथिकल कंडक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा दोस्तों, कब हम बोलेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि एक महीने में कितनी छुट्टी ले सकते हैं वो, और छुट्टी कैसे लेनी है, एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है अगर उनकी पगार क्या है, कब मिलेगी उनको। तो दिस इज़ नॉट ए ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होना चाहिए, फाइल्स टाइम से मूव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फाइल दबा के बैठ के काम नहीं कर रहे हैं जी। फेथ होना चाहिए। फेथ किस किस के बीच में होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का आपस में होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का फेथ होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का अपने कस्टमर के साथ भी फेथ होना चाहिए ना, या जिनसे भी वो डील कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनके साथ फेथ होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मीनिंग ना समझ में नहीं आता लोगों को, अकाउंटेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपने डिसीजन लिया आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। आपसे अगर सवाल कहा जाएगा कि भाई आपने ये डिसीजन लिया था, ये डिसीजन ठीक हुआ तो भी आपकी तारीफ़ है, अगर ये डिसीजन का इम्पैक्ट नेगेटिव हुआ तो भी आपकी अकाउंटेबिलिटी थी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जानते होंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपने पद से क्योंकि रेल का एक्सीडेंट हो गया था। तो दिस इज़ द एपिटमी ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इतना लोग मतलब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते थे। और गवर्नेंस, गवर्नेंस आप किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन रन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। आई होप आप नोट्स बना के चल रहे होंगे साथ के साथ, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना के चलिएगा। सोसाइटी में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या होने चाहिए, हमने देखा इंडिविजुअल के लिए, हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अभी हम देखेंगे सोसाइटी में एज ए होल क्या क्या होना चाहिए। सोसाइटी जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि सोसाइटी में सभी को समानांतर समझना, सभी के जो दुख हैं उसको दूर करने की कोशिश करना। सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, आपस में प्यार प्रेम होना चाहिए, आपस में प्यार प्रेम। सोसाइटी में ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे को विश्वास करना होना चाहिए आपको सोसाइटी में। सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या है दोस्तों, जो सभी लोग जब इकट्ठे होकर अपना एक वजूद जो बनाते हैं, है ना, उस चीज़ को कहते हैं सोशल कैपिटल। ब्रदरहुड होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए। ब्रदरहुड आउट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, इन सब से ऊपर उठकर आपस में एक भाईचारा होना चाहिए, उसको आप एथिकल सोसाइटी कहेंगे, उसको डेफिनेशन कहा जाएगा एथिकल सोसाइटी का। अब देखते हैं दोस्तों किस चीज़ों को एथिकल नहीं कहा जाएगा, देखते हैं भाई, ये मज़ेदार होने वाला है दोस्तों।
इंडिविजुअल को कब कहा जाएगा एथिकल नहीं है वो? फॉर एग्जांपल कोई क्राइम कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूजिव है, सोसाइटी को कब कहा जाएगा? करप्शन है अगर सोसाइटी में, ड्रग एडिक्शन, इनइक्वालिटीज। ये उदाहरण है दोस्तों, कुछ उदाहरण हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि क्या एथिकल चीज़ें हैं, क्या एथिकल चीज़ें नहीं हैं। ऑर्गेनाइजेशन में नेपोटिज्म हो, देखो इस ये वर्ड ना यूँ कहीं उठ के आ जाएगा, आप ना फिर वहाँ सोचेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, ये तो पता ही नहीं। नेपोटिज्म क्या है? इसको कहा जाता है हिंदी में अगर बात करें भाई भतीजावाद। ठीक है, भाई भतीजावाद का हिंदी में अनुवाद है नेपोटिज्म का भाई भतीजावाद, यानी कि अपने ही जो यारे प्यारे हैं, अपने जो नोन पर्सन है, उन्हीं को आगे बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन में। अगर लॉस ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, डिक्रीज ऑफ एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है फिर? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये भी एक अनएथिकल प्रोसेस है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या अनएथिकल है? डिस्प्यूट्स, ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट्स होना, एनवायरमेंटल को डैमेज करना, वॉर्स है ना, अभी आप देख रहे होंगे रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, एंड इज़राइल हमस का वॉर चला, रेफ्यूजी क्राइसिस, रोहिंग्या फॉर एग्जांपल, रवांडा में इतने ज़्यादा रेफ्यूजी क्राइसिस हुए। ठीक है, बल्कि ये अभी आपने मेक्सिको एंड यूएसए के बॉर्डर पर जो इतने रेफ्यूजी क्राइसिस होते हैं, दीज आर अनएथिकल प्रैक्टिस। देखिए, इंसान परेशान है, किसी एक देश से परेशान है, तभी तो वो ऐसी हालत में चला जा रहा अपने आप को जहाँ उसको अपने जीवन की भी परवाह नहीं है। वो बस जाना चाहता है एक ऐसी जगह जहाँ वो होप हो उसको कि वहाँ पर जाके उसकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है? सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तेंदुलकर जी ने कहा था कि उनको कहते थे जी आप गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट है। उन्होंने ये कहा कि यार मैं केवल अच्छा ह्यूमन ही बन जाऊं, मेरे लिए वही बहुत है। मतलब देखिए यार, वो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट दिस वर्ल्ड क्रिकेट हैज सीन। उनका भी ये कहना चाहता है कि मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहूँगा। ठीक है, रतन टाटा का हम देखते हैं कि टाटा इतना ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। किरण बेदी जी, ड्यूटी प्लस इंटीग्रिटी, है ना। ये एग्जांपल आप लोगों के समक्ष इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके कि व्हाट एक्चुअली इज एथिकल कंडक्ट। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। हमारी बेसिक ह्यूमन नीड होती है ऑफ बीइंग फेयर, ऑनेस्ट एंड एथिकल। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तभी हम अपने आप को एथिकल ह्यूमन कह पाएंगे। क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल टाटाज की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट है। एथिक्स जो है लीडर्स को यूनाइट करती है एंड एम्प्लॉइज फॉर कॉमन गोल। अगर सभी एथिकल कंडक्ट होंगे तो आपस में लोग जुड़कर काम कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस आती है अगर आप एथिकल कंडक्ट है आपका, और रियलाइजेशन होती है। इम्प्रूव्स थिंकिंग, आपकी सोच को इम्प्रूव करती है। अदरवाइज आप अगर एथिकल तरीके के इंसान नहीं होंगे, आपकी सोच भी बड़ी लिमिटेड हो जाएगी। आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गेन आपको मिलता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से आपको लॉन्ग टर्म गेन मिलता है। आप पास का फ़ायदा नहीं देखते, आप केवल पास का फ़ायदा नहीं देखते, आप दूर का फ़ायदा देख रहे होते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट पेज था ये, जहाँ से आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ एनरिचिंग आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दीजिए, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं इन चीज़ों को, और आप एक्टिवली इन चीज़ों को ग्रैस्प कर पा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि एथिक्स हमको किन चीज़ों में मदद करता है। चलिए देखते हैं कि एथिक्स हमको किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हमको क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है, क्या क्या चीज़ें इससे हमें फ़ायदामंद होती हैं।
एक तो बेसिक ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती है, हमारी क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होती है। अगर आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होगी। इट यूनाइट पीपल एंड लीडरशिप, आपने अभी देखा, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म गेन्स मिलते हैं। सिक्योरिंग द सोसाइटी, इसका मीनिंग क्या है सिक्योरिंग द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को अच्छे लेवल पर आप लेके जाते हैं ताकि आपकी सोसाइटी जस्ट हो सके। आपकी थिंकिंग इंप्रूव करती है, आपका पर्सपेक्टिव इंप्रूव करती है, आपके जजमेंट्स इंप्रूव करती है। देखिए दोस्तों, इस वजह से ये मेरा एथिक्स जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स है, क्योंकि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या होता है, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया इंप्रूव होता है और आपके जजमेंट्स हैं इन लाइफ आप वो बेटर कर पाते हैं। एथिकल थ्योरीज के बारे में देखते हैं दोस्तों, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एथिकल थ्योरीज, आराम से देखेंगे दोस्तों, यहाँ ना थोड़ा फोकस से देखेंगे, इसको समझेंगे। मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, इसका मीनिंग क्या है कि देयर आर सम एथिकल वैल्यूज क्लेम्स दैट आर ऑलवेज ट्रू नो मैटर हाउ पीपल बिलीव देम टू बी ट्रू। कुछ एथिकल वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हर समय, हर मायने में, हर परिस्थितियों में वो करेक्ट ही होती हैं, वो हमेशा ट्रू ही होती हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज मोरल ऑब्जेक्टिविज्म। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ऐसे आपसे कह दिया जाए कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोरल ऑब्जेक्टिविज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ये मीनिंग हो गया मोरल ऑब्जेक्टिविज्म का। देखते दोस्तों, व्हाट मेक्स एन एक्शन गुड। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सा एक्शन हमारा ठीक है। अब इसको लेके थ्योरीज देखेंगे। थ्योरीज क्या है, देखिए, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थ्योरी क्या कहती है, जैसा कि नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थ्योरी ये कहती है कि अगर आपका वो आपका काम, वो आपका कंडक्ट ठीक है, जिसका एंड रिजल्ट, आउटकम जिसकी अच्छी हो, वो आपका काम ठीक है जिससे आउटकम अच्छी हो। ये कौन सी थ्योरी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थ्योरी ऑफ एथिकल कंडक्ट। वर्च्यू थ्योरी ऑफ एथिकल कंडक्ट, इसका मतलब क्या है, एथिकल एक्शंस आर एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स गुड कैरेक्टर। वर्च्यूज अगर आपके अंदर अच्छे हैं, चाहे आपने मीन्स गलत चुने, चाहे आपका फाइनल रिजल्ट गलत आया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मीन्स से फ़र्क पड़ा, ना ही एंड से फ़र्क पड़ा। आपके अगर वर्च्यूज करेक्ट थे तो आपका वो एक्शन एथिकल है, गुड कहा जाएगा। डिवाइन कमांड है ना, कि भाई अगर कुछ एथिकल एक्शंस ऐसे बेस होते हैं जो कि गॉड के द्वारा माने गए जाते हैं कि भाई ये तो भगवान का निर्णय था, तो इस वजह से ये एथिकल है ही, चाहे वो वर्चुअस था नहीं था, चाहे मीन्स ठीक था नहीं था, चाहे एंड ठीक था नहीं था। तीन चीज़ देखिए, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, वर्च्यू, डिवाइन कमांड। अगला आता है डिओन्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। डिओन्टोलॉजी, ये इमैनुअल कांत ने ये थ्योरी दी थी। इसका मीनिंग क्या है कि भाई ड्यूटी करना, अपना कर्म करो, है ना, जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो एथिकल है, तो वो राइट कोड ऑफ कंडक्ट है, तो वो एक्शन गुड है। ये सारी चीज़ें दोस्तों, अब इनको ना एक और इनके जो सब पार्ट उनको देखते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन एथिक्स। यूटिलिटेरियनिज्म क्या मतलब है कि भाई ग्रेटेस्ट गुड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हैप्पीनेस आ रही है तो दैट इज़ एन एथिकल कोड ऑफ, एथिकली दैट इज़ ए गुड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसी यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को देखते हैं, यहाँ समझिएगा कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये एक पर्सन है। ये पांचों मान लीजिए बीमार हैं, इल है। किसी का लेट सपोज किसी का हार्ट खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का स्टमक खराब है, किसी की इंटेस्टाइन खराब है, किसी का लीवर खराब है। ये एक पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, और अगर इसके पार्ट्स निकाल के इनको लगा दिए जाएं तो ये पांचों आदमी सेव हो जाएंगे। तो यूटिलिटेरियनिज्म में इस चीज़ को ठीक मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक ही आदमी को तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपने 5 को ठीक कर दिया।
आपने ग्रेटर गुड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सिमिलर मैं जो आपको पहले आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि रोम में पहले जो कोलोजियम में इंसान को शेर से लड़ाया जाता था, 20,000 लोग खुश होके जाते थे, इंजॉय करके जाते थे, पर एक आदमी जिसको लड़ाया जाता था शेर से, उसकी तो डेथ हो जाती थी। यूटिलिटेरियनिज्म में दैट इज़ करेक्ट, मतलब यूटिलिटेरियनिज्म में दैट इज़ ए गुड एक्शन, क्योंकि ज़्यादा लोगों को खुशी मिली है, ठीक है। आई होप यूटिलिटेरियनिज्म आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। एरिस्टोटेलियन क्या है? यही वर्चूज़। हम ना एरिस्टोटल की 4 वर्चूज़ को भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। गुडनेस कंसिस्ट ऑफ वर्चूज दैट लीड टू ह्यूमन फेलिसिटी, ठीक है। वर्च्यू एथिक्स की बेसिकली बात करी गई है एरिस्टोटल जी के द्वारा। डिवाइन कमांड हमने देख लिया, गॉड भगवान जो बताएंगे भाई वही हम कर रहे हैं और वो एथिकल है। कांतियन हमने देखा कि जो ड्यूटी, आपको डियोंटोलॉजी आ जाए, डी से आपने ड्यूटी याद रखना है, डी से ड्यूटी, डी से डियोंटोलॉजी। किसने दिया था? इमैनुअल कांत ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क कर लो। जो एथिकल थियरीज है, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, आपको इन 3 चीज़ों को याद रखना है। ये भी 3 चीज़ याद रख लें, बहुत है। इस नॉर्मेटिव एथिक्स में अभी हमने डियोंटोलॉजिकल एथिक्स देख लिया, हमने वर्च्यू एथिक्स भी देख लिया, वर्चुअस लाइफ, वर्च्यूज़ को फॉलो करना, हमने कॉन्सिक्वेंशलिज्म अप्रोच भी देख ली। अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स को एक बार हम देख लेंगे कि व्हाट इज़ अप्लाइड एथिक्स एंड व्हाट इज़ मेटा एथिक्स। देखिए मेटा एथिक्स क्या करता है? मेटा एथिक्स ना डीपर क्वेश्चंस को आंसर करता है। इंसान बहुत डीप क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि भाई ठीक है जस्टिस देना चाहिए लोगों को, बट व्हाट एक्चुअली इज जस्टिस, व्हाट एक्चुअली इज मोरालिटी। ब्रॉडर क्वेश्चंस को डिटेल में जानना। मेटा एथिक्स में आप ये अप्रोच यूज़ करते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स जो कि अभी हमने देखा, हम ये पता करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें सारी थियरीज आती हैं। फिर अभी हमने जो देखा यूटिलिटेरियनिज्म, डियोंटोलॉजिकल, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एंड वर्च्यू एथिक्स, है ना। और याद रखना कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो बेंथम ने दिया था, जेरेमी बेंथम। डियोंटोलॉजी आपने देखा इमैनुअल कांत, टेरियनिज्म किसने दिया था? जेरेमी बेंथम। सौरभ जी इफ़ पॉसिबल प्लीज़ प्रोवाइड पीडीएफ। देखिए सौरभ जी, इसमें ना आपकी बात ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्ज़ाम आप लोगों का है, एंड अगर मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ अभी कंटेंट, तो आप इसको देख लीजिए, यहाँ से नोट्स बना लीजिए। आई कैन नॉट गारंटी, ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट गारंटी कि मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूँगा नहीं करूँगा। मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अभी ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए। My personal target is to hit each and every question of UPPSC AE and ESC within these 2 or 2.5 hour of lecture। यहीं से आप हिट कर जाए उन क्वेश्चंस के आंसर्स को। अप्लाइड एथिक्स क्या है? अप्लाइड एथिक्स डील्स विद प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ मॉरल इंपॉर्टेंस सच एज कैपिटल, यानी कि वो एथिक्स को आपने अप्लाई कर देना। अब अप्लाई करके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं आज के टाइम में सोसाइटी में, उन क्वेश्चंस के आंसर निकालना। फॉर एग्जांपल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट में लिया है, बिल्कुल आपने ठीक बोला विपिन जी। कैपिटल पनिशमेंट, कि भाई कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए नहीं। कैपिटल पनिशमेंट का मीनिंग होता है वो फांसी की सजा देना या इंसान की जान ही ले लेना, वो होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरोगेसी, सरोगेसी का क्या मीनिंग है? एक बार कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरोगेसी। ऐसे तरीके के इश्यूज़ को डील करना, दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय अप्लाइड एथिक्स। बेसिकली एथिक्स की एप्लीकेशन, ये हमने देख ही लिया दोस्तों। टियोलॉजिकल एक बार देख लेते हैं, टेरिलॉजिकल देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और डियोंटोलॉजी हमने देख लिया है। टेलियोलॉजिकल नॉर्मेटिव एथिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें नॉर्म्स फॉर एथिक्स लाई इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग एज डिटरमाइंड बाय नेचुरल इंक्लिनेशन एंड डिवाइन लॉ। टेलियोलॉजिकल, ठीक है। टेलियोलॉजिकल का मीनिंग वही हो गया दोस्तों कि
जो ह्यूमन का एक करेक्टर कैसा होना चाहिए उसको फ्लरिश करने के लिए जो जो एक्शन चाहिए उन एक्शंस को डील करना, दैट इज़ नोन एज टीलियोलॉजिकल थियरी। वो किसका पार्ट है? एथिकल नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट है। ईगोइज्म अगर वर्ड आ जाए आप समझ जाएंगे, ईगोइज्म को आप ईगो से जोड़ देंगे कि भाई आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप थोड़े से ईगोइस्ट हो जाते हैं, अपने बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज ईगोइज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मीनिंग हमने देख लिया था, ग्रेटेस्ट गुड या फिर ग्रेटेस्ट नंबर। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करिए कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अब देखिए मुझे नहीं पता अगेन व्हाट इज ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, और पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट क्या दोस्तों, अगर मैं ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पढ़ लूँगा तो कल को वाइट्स लॉ डिक्शनरी पूछ लेगा, ब्राउन लॉ डिक्शनरी पूछ लेगा, तो हर एक चीज़ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा ना। बीइंग ए ह्यूमन आई हैव माई लिमिटेशंस, एक इनपुट टू आउटपुट रेशियो देखनी है। पर इस क्वेश्चन को करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द लॉ ट्रीट्स द कॉरपोरेशन इटसेल्फ एज ए पर्सन विच कैन। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में जो लॉ है वो कॉरपोरेशन को एज ए पर्सन ही ट्रीट करता है, विच कैन मॉनिटर, मेंटेन, स्यू एंड बी स्यूड, गिव रिस्पॉन्स। इसका जवाब दीजिए प्लीज़। 54th क्वेश्चन, ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का ईएससी का क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? मॉनिटर, मेंटेन, स्यू एंड बी स्यूड या गिव रिस्पॉन्स? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, दैट देखिए यानी कि कानून की बात चल रही है। पहले तो हमें यहाँ से ना ये सोचना है कि हाँ भाई ठीक है, कानून की बात चल रही है, और उस कानून में कॉरपोरेशन जो कि एक मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को एक इंसान की तरह ही ट्रीट करना है, तो कानून में इंसान को क्या किया जाएगा? या तो स्यू किया जाएगा, या तो वो स्यू करेगा किसी को, या आप उससे स्यू हो जाएंगे, या फिर वो खुद स्यू हो जाएगा। इस स्यू का मीनिंग क्या है? बेसिकली लीगल सूट फाइल करना, लीगल सूट फाइल करना, बेसिकली केस कर देना। अगर वो और कॉरपोरेशन को पर्सन की तरह ही देख लिया लॉ में, तो यानी कि आप कॉरपोरेशन पर केस कर सकते हैं, कॉरपोरेशन आप पर केस कर सकता है ना। तो कॉमन सेंस से इसका आंसर हमने निकाला। जी विपिन जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, कॉमन सेंस से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के ना घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के मन में ये सोचना है भाई मैं इस सवाल का जवाब निकालूंगा, कुछ ना कुछ मैं इस सवाल का जवाब निकालूंगा। आगे देखेंगे दोस्तों एथिकल थ्योरीज एंड थिंकर्स। इससे पहले एक 5 मिनट का हम एक क्विक ब्रेक लेंगे दोस्तों, 5 मिनट का एक क्विक ब्रेक लेंगे। और अभी मेरे यहाँ समय हुआ है 21:12, 21:17 पे हम डॉट मिलेंगे। ठीक है, डॉट 5 मिनट का हमें
हाँ जी, तो वी आर बैक। बस 1 मिनट और वेट करते हैं और रीस्टार्ट करेंगे। सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को? आज हमने दिन भी वो चूज़ किया है जब आरसीबी और सीएसके का मैच है। बट ठीक है, अब भाई एग्ज़ाम है, सिर पे आ रहा है, तो कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती ही हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं कि भाई हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड या एक बार सिलेक्शन लीजिए, अच्छी सी नौकरी पकड़िए, उसके बाद जितने मैचेस देखने हैं उनको देखिए। और दूसरा पॉइंट क्या है ना, देखिए मैचेस की तो हाइलाइट्स भी अवेलेबल होती हैं, बट आपका एग्ज़ाम दोबारा पता नहीं कब आएगा, और इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ के साथ तो वी कैन नॉट बी श्योर कब आएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगेन इम्पोर्टेंट रहने वाला ये टॉपिक, एथिकल थियरीज एंड एथिकल थिंकर्स। थैंक यू सौरभ जी फॉर योर अप्रिसिएशन। एथिक्स को लेके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में भी एथिक्स को लेके बड़ा पैशनेट रहा हूँ मैं। एंड काफ़ी सारी बुक्स मैंने इस पे पढ़ी हैं। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी मैंने एथिक्स को लेके काफ़ी सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो हाँ, मुझे इस पे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम अच्छे से इसको टैकल करेंगे। और थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा आपको मटेरियल ना, आई डोंट नो, देखिए आपने बाकी जगह भी पढ़ा होगा, वहाँ से थोड़ा आपको डिफरेंट भी लगेगा मटेरियल कि हाँ कुछ डिफरेंट है। एथिकल थियोरीज एंड थिंकर्स को देखते अगेन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के बारे में देखते दोस्तों। गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या देखते हैं कि हमें ये पता है कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उनका नाम सिद्धार्थ था, और आई बिलीव 29 ईयर्स की एज में वो चले गए थे फॉर द ग्रेट रिनंसिएशन। उसको कहा जाता है ग्रेट रिनंसिएशन। अब यहाँ गौतम बुद्ध जी को एथिक्स में पढ़ने क्या क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरी राय में, मेरे पर्सनल बिलीफ में, अगर इंडियन हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले जो एथिकल बिहेवियर को जिन्होंने प्रीच किया था वो थे महात्मा गौतम बुद्ध। सबसे पहले जिन्होंने प्रीच किया था मेरी राय में वो थे महात्मा गौतम बुद्ध। देखते दोस्तों इन्होंने क्या क्या प्रीच किया था। और अगर आप लोग थोड़ा सा हिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, मैं तो हिस्ट्री को लेके बड़ा एंथुजियास्ट हूँ, तो आप मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध जी जब उनको वो फीलिंग आई थी, जब उन्होंने वो 3 चीज़ें जो उन्होंने ऑब्ज़र्व करी थी जब वो अपने रथ पर जा रहे थे, तो उनका जो सारथी था, उनके सारथी का अगर नाम आप बता सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि 3 चीज़ें ना, 3 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, 3 जीवन की सच्चाइयाँ हैं। जीवन की सच्चाइयाँ 3 हैं कि जो भी है वो नश्वर है, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। जो भी चीज़ दिख रही है वो एक दिन नष्ट हो जानी है, और क्योंकि चीज़ टेम्परेरी है, वो कभी कभी नष्ट हो जानी है, इम्परमानेंस है, तो उसकी वजह से दुख है। और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बदलाव होता है, ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर में बदलाव होता है, ह्यूमन बीइंग्स के कंडक्ट में बदलाव होता है। ये 3 चीज़ें बड़ी यूनिवर्सल ट्रूथ बताई गई थी। 3 यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए 4 नोबल ट्रूथ डिफरेंट है, ये 3 यूनिवर्सल ट्रूथ डिफरेंट है। 4 नोबल ट्रूथ कौन से? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यार, इनको ना अपने जीवन में अगर आप डाल लोगे ना तो काफ़ी परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 4 नोबल ट्रूथ कौन से? कि भाई दुख तो रहेगा, सफरिंग एग्जिस्ट, दुख रहेगा। दुख किस वजह से रहेगा? क्योंकि इच्छाएं हैं, जीवन में इच्छाएं हैं, उसकी वजह से दुख है। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं।
लेकिन दुख को ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, राशि जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। चन्ना उनका सारथी था, चन्ना। अगर राशि जी आप थोड़ा सा और, अगर हम, बिल्कुल बिल्कुल चन्ना, थोड़ा सा डीप इसको ड्रिल डाउन करते हैं। ये बताइए मुझे आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध जी ने आखिरी मील क्या खाया था, लास्ट मील उन्होंने क्या कंज्यूम किया था। जो दुख है लेकिन उसको ओवरकम किया जा सकता है। देखिए, दुख रहेगा, दुख का कारण डिज़ायर है, पर इस दुख को ओवरकम किया जा सकता है। कैसे ओवरकम किया जा सकता है? 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ के बारे में देखते हैं। भाई क्या है वो 8 फोल्ड पाथ, इसको यहीं देखते हैं दोस्तों, समझिए। राइट व्यू, आपकी नज़र ठीक रहे, आपको चीज़ों को देखने का अगर नज़रिया ठीक रहे, दैट इज़ राइट व्यू। राइट रिजॉल्व, आपका जो संकल्प है वो ठीक रहे। राइट स्पीच, आप जो बोलें कभी भी गलत ना बोलें, आप कोशिश करें हमेशा सही बोलने का। आपका एक्शन राइट होना चाहिए, आपका कर्म आपका राइट होना चाहिए। राइट लाइवलीहुड, आपके जीवन को जीने के लिए आप जो पैसा कमा रहे हैं या जिस भी प्रकार से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो राइट होना चाहिए। राइट एफर्ट, राइट एफर्ट, आपका जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, कोई उसमें मक्कारी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, राइट कंसंट्रेशन। इसको हम कैसे याद करते थे? देखिए, अब आपको ऐसी एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आपको ट्रिक सुन के। वीज़ा ले सीएम, ये ट्रिक देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम ट्रिक से इसको याद करते थे कि भाई 8 फोल्ड पाथ है, याद करना कैसे करना है। वीज़ा ले सीएम, राइट विजन, राइट इंटेंट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। तो इससे आप भी याद कर सकते हैं वीज़ा ले सीएम, हम तो इस प्रकार से इसको याद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, आपने ठीक बताया, बिल्कुल भैया। तो ये 8 फोल्ड पाथ है दोस्तों। देखिए, जीवन की सच्चाइयाँ हैं, मतलब हम एथिक्स पढ़ भी रहे हैं और साथ में हम चीज़ों को अपने जीवन में भी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। 5 पाप क्या है, 5 चीज़ें जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, गौतम बुद्ध जी ने क्या बताई। हार्मिंग लिविंग बींग्स, जो लोग जो लिविंग बींग्स हैं उनको हार्म करना। टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, जो आपका नहीं है उसको लेना, जो आपके लिए नहीं बना है, जो आपको दिया नहीं गया है, जिस पे आपका हक नहीं बनता है, उसको छीनना। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एक महापाप। फॉल्स स्पीच, यार ये स्पीच को लेके ना बड़ा ही गौतम बुद्ध जी ने बड़ा ही स्ट्रेस किया है स्पीच को लेके, आपने देखा होगा। राइट स्पीच हैज़ बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पाथ इन 8 फोल्ड पाथ। फॉल्स स्पीच को इन्होंने 5 परसेप्ट्स में लिया है। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब कि आप जो मादक पदार्थ या आप जो अल्कोहल वगैरह, जो इस तरीके के जो भी नशीले पदार्थ हैं उनको ग्रहण करना, ये भी इन्होंने उसमें बताया है। अब ये गौतम बुद्ध के धर्म, ये सारा गौतम बुद्ध के धर्म का पार्ट है। अब उसको एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपको लालच हो रही है उसको काउंटर करने में, करप्शन को काउंटर करने में, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, माइंडफुलनेस में, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। इमोशनल इंटेलिजेंस, मुझे एक कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किसने कॉइन करी? कॉइन किसने करी? कौन ये टर्म लेके आया? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बताइए, अगर आप वीडियो मेरे साथ बने होंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं तो इन चीज़ों में मैंने जब ये चीज़ें पढ़ी थी पहली बार, मुझे ऐसे जैसे आत्मज्ञान सा प्राप्त होता, उस तरीके की फीलिंग आई थी। आपको कैसी फीलिंग आई ये चीज़ें पढ़ के, एक बार ज़रूर बताइएगा। एरिस्टोटल एंड प्लेटो को देखते हैं। अभी मैंने आपसे पहले चर्चा की थी कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट ग्रीक फिलोसोफर्स रहे हैं एरिस्टोटल एंड प्लेटो। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को, तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ देखते रहिए, बैठ के बस सुनते रहिए। आपने बस बैठना, आपने सुनना है, और बड़ा इजी तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। इसको आप 100% रिटेन कर पाएंगे, और हल्का हल्का पेन से आप शॉर्ट हैंड नोट्स आप बना सकते हैं। देखिए, सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरिस्टोटल। सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरिस्टोटल। तीनों ही ग्रीक फिलोसोफर हैं,
और आज से लगभग कहा जा सकता है 2400 साल के आसपास ही आज से पहले रहते थे। तीनों इंपॉर्टेंट ग्रीक फिलोसोफर हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अगेन इंपॉर्टेंट बार बार कह रहा हूँ, तो इसका एक महत्व है, इसको प्लीज़ आप नोट कीजिएगा। प्लेटो के कार्डिनल वैल्यूज़ क्या हैं? प्लेटो के कार्डिनल वैल्यूज़ क्या हैं? प्लेटो ने कहा विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, दीज आर 4 कार्डिनल वैल्यूज़। देखिए कार्डिनल वैल्यूज़ प्लेटो ने क्या क्या बताया दोस्तों, कि विजडम, करेज, टेम्परेंस एंड जस्टिस, ये प्लेटो के 4 कार्डिनल वैल्यूज़ हैं। देखिए कार्डिनल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि विच आर यूनिक एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर यूनिक एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए ह्यूमन बींग, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज कार्डिनल वैल्यूज़। यानी कि सबसे हाई रैंकिंग में अगर आप किन्हीं चीज़ों को अगर आंकेंगे ना, किन्हीं वैल्यूज़ को अगर आप आंकेंगे, तो दीज 4 आर द मोस्ट या टॉप लेवल ऑफ वैल्यूज़। बाकी वैल्यूज़ इसके बाद हैं, लव, जो भी वैल्यूज़ हैं सारी इसके बाद आएंगी एज पर प्लेटो। प्लेटो की कार्डिनल वैल्यूज़ ये हैं। एक बार मैंने देखा था ESC में डायरेक्ट क्वेश्चन यही उठ के आ रखा था कि व्हाट आर दी कार्डिनल वैल्यूज़ गिवन बाय प्लेटो, विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस। एरिस्टोटल ने जो दी कार्डिनल वैल्यूज़ वो कौन कौन सी हैं? प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकल विजडम। देखिए विजडम, प्लेटो ने कहा विजडम, अब एरिस्टोटल ने कहा यार विजडम तो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, थ्योरेटिकल भी हो सकती है, प्रैक्टिकल वाली विजडम है ना, यानी कि प्रूडेंस, वो कार्डिनल वैल्यू होनी चाहिए। यस, जस्टिस इज कार्डिनल वैल्यू एज पर प्लेटो ऑल्सो, टेम्परेंस भी उसने कहा, ठीक है, और करेज भी उसने कहा। आपको बस ये याद रखना है कि एरिस्टोटल और प्लेटो ने जो कार्डिनल वैल्यूज़ दी वो लगभग सेम दी, बस विजडम की जगह इसने प्रूडेंस कह दिया है ना, और करेज की जगह इसने दूसरा वर्ड यूज़ कर लिया फोर्टिट्यूड। सेम सेम सी हैं दोनों चीज़ें, बस आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है। विच ऑफ द अबव बिलो गिवन 4 इज नॉट द कार्डिनल वैल्यू ऑफ प्लेटो। 3 दे देंगे, एक कोई नहीं देंगे, उसकी जगह कुछ और लिख देंगे, तो आपको वो करेक्ट मार्क करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा। इमैनुअल कांत हमने अभी देखा था, डियोंटोलॉजिकल जो थियरी है इमैनुअल कांत ने दी है। अगेन क्या कहता है कि भाई राइट और रॉन्ग वही है जो कि आपने अपनी ड्यूटी करी या नहीं करी उससे पता लगाएंगे कि वेदर द एक्शंस फुलफिल द ड्यूटी और नॉट। आपने आपकी जो ड्यूटी थी अगर आप वो वही कर रहे हैं तो इट इज़ राइट, अगर आपकी जो ड्यूटी थी आप वो नहीं कर रहे हैं देन इट इज़ नॉट राइट एज पर डियोंटोलॉजिकल थ्योरी। देखिए कितनी शानदार कोट है, इसको पढ़िएगा, महात्मा गांधी जी की कोट है। इफ़ ऑल सिंपली इंसिस्ट ऑन राइट्स एंड नो ड्यूटीज़, अगर सभी को केवल उनके हक चाहिए और ड्यूटी नहीं चाहिए, देयर विल बी अटर कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। इफ़ इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन राइट्स एवरीवन डज हिज ड्यूटी, देयर विल इमीडिएटली बी द रूल ऑफ ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड अमंग मैनकाइंड। बेसिकली गांधी जी यही बताना चाह रहे हैं कि हर कोई अगर अपने केवल अधिकारों की बात करेगा और अपने कर्तव्य की बात नहीं करेगा तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उससे क्योस फैल जाएगा। जबकि अगर हर कोई अपनी अपनी ड्यूटियों के बारे में पूछेगा और अपने कर्म पे ध्यान देगा तो उससे सोसाइटी आपकी जस्ट हो जाएगी और मैनकाइंड फ्लरिश करेगी। मुझे आप बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इंडियन पॉलिटी भी आपका सब्जेक्ट है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाई गई थी? एक तो सवाल ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाई गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। दूसरा क्वेश्चन ये है किस पर्सन की रिकमेंडेशन पे लाई गई थी, पर्सन रिकमेंडेशन, किन्होंने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन 2 सवालों के दोस्तों आप जवाब चैट बॉक्स में दीजिए, और इन 2 सवालों के जो जवाब चैट बॉक्स में देगा उनके लिए एक स्पेशल मैं कुछ प्राइज़ दूंगा, डेफिनेटली उनको मैं रीच आउट करूँगा, एक स्पेशल प्राइज़ दूंगा जो इन 2 सवालों के जवाब इस चैट बॉक्स में देगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट से लाई गई थी और किस पर्सन ने सजेस्ट की थी कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। अगला एक कोट देखिए, ह्यूमन बीइंग्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स एंड नेवर एज मीन्स। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी पॉलिसी लानी है, कुछ भी एक्शन करना है तो ह्यूमन बीइंग के लिए वो काम होना चाहिए, न कि ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल किया जाना चाहिए उसके लिए,
है ना, कि ह्यूमन बींग्स शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड्स इन देमसेल्फ रादर देन एज मीन्स। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, आ सकती है एग्जाम में कि भाई ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, बोथ एंड्स एंड मीन्स, एंड्स बट नॉट मीन्स, है ना, इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। तो आप लोगों को आई होप ये कंसेप्ट डियोंटोलॉजी का क्लियर हो गया होगा। इमैनुअल कांत लेके आए थे, और यूटिलिटेरियनिज्म कौन लेके आए थे? जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। नॉलन के 7 प्रिंसिपल्स देख लेते। बेसिकली हुआ क्या था, यूनाइटेड किंगडम में एक कमेटी सेटअप करी गई थी, जहाँ पे कमेटी को ये कहा गया था कि भाई आप हमें प्रिंसिपल्स बताइए, 7 प्रिंसिपल्स बताइए, जिससे कि एक पब्लिक लाइफ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हों। तो लगभग 6 महीने का टाइम लिया था नॉलन कमेटी ने, 6 मंथ के लगभग टाइम लिया था, और वो इन 7 प्रिंसिपल्स के साथ निकल के आए थे। अगेन देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। उस पर्सन का भी नाम बताइए जिसने रिकमेंडेशन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 प्रिंसिपल्स का देखिए, इनको आप याद कैसे रखेंगे कि देखिए आप लोग भी एज असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों ने एसडीओ बनना है, एई बनना है, उसके बाद आपको ये प्रिंसिपल्स हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपने आप को एक अच्छा ऑफिसर बना सकते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स? अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी। अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन हमने देखी है। देखो इन वर्डों को ना थोड़ा सा हमें रिलेट करना कि व्हाट एक्चुअली अकाउंटेबल मीन्स, व्हाट एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट मीन्स, और किस एक्सट्रीमिटीज़ में ऑनेस्ट को हम लेके जा सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटीग्रिटी, हमने देखा वॉकिंग द टॉक। ऑब्जेक्टिविटी, कितना आप ऑब्जेक्टिव हैं अपने काम को लेके। सेल्फलेसनेस। ओपननेस, कितने आप ओपन हैं, कितने आप ट्रांसपेरेंट हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। रीज़न मीन क्या है, आप समझिए कितने ज़्यादा लोगों पब्लिक डीलिंग करते हैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें। मिलियंस ऑफ पीपल होंगे दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, लगभग 800 करोड़ आई बिलीव पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। उसमें ये 7 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। यानी कि आप केवल इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लें तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। कितनी सिंपल तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, आप ये देखिए। अदरवाइज़ हम पूछते रहते हैं कि भाई लीडर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए बताओ, हम सोचते हैं कुछ भी बोलते हैं। ये दिए हुए हैं ना यार नॉलन ने कि क्या क्या अच्छा लीडर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या 7 अच्छा पब्लिक लाइफ में आप अच्छा ऑफिसर बने, उसके लिए आपके पास क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अकाउंटेबल होने चाहिए आप, ऑनेस्ट होने चाहिए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस, ओपननेस, लीडरशिप। देखिए ये इंटरव्यू के भी क्वेश्चन, अगर आपसे कल कोई पूछ ले जाए भाई व्हाट आर योर 2 स्ट्रेंथ्स, लेट अस सपोज, आप इनमें से कोई वर्ड चूज़ कर सकते हैं ना यार, जो आपको लगे कि हाँ यार ऐसा तो मैं हूँ। हाँ मैं सेल्फलेसनेस हूँ, मैं पढ़ाई जब करता हूँ तो मेरे से कोई सवाल पूछने आता तो मैं उसको जवाब बता देता हूँ, जबकि मुझे पता होता है कि ये मेरे कंपटीशन में है ना। इस तरीके के एग्जांपल्स के साथ आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को खुद भी सोच सकते हैं और अपना वो इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप जान सकते हैं। बिल्कुल सौरभ जी आपने ठीक बताया। स्वर्ण सिंह जी ने रिकमेंड की थी, इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होती थी, और 42nd अमेंडमेंट के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया था। आई थिंक पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलिए गांधी जी के बारे में देखते हैं। देखिए अगर एथिकल थिंकर्स की अगर बात कर रहे हैं और अगर गांधी जी को नहीं पढ़े तो वो एथिकल थिंकर्स कंप्लीट नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत एथिकल थिंकर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लिस्ट बहुत बड़ी है, पर हमें वो देखना है जिससे हमारा एग्ज़ाम की जो चीज़ें हैं वो टारगेट की जा सके। तो आप लोगों को मैं गांधी जी के 7 सिंस बताना चाहूँगा कि गांधी जी ने के हिसाब से 7 सिंस क्या हैं। देखिए ये भी आपको एथिकल कंडक्ट कैरी करने में हेल्प करेंगे। यहाँ से भी हमको पता चलता है कि किस चीज़ को एथिकल कंडक्ट हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने कहा
कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, अगर कोई पॉलिटिशियन है और वो विदाउट प्रिंसिपल्स काम कर रहा है तो दैट इज़ अनएथिकल, दैट इज़ ए सिन। वेल्थ विदाउट वर्क, अगर किसी ने काम नहीं करा और उसके पास पैसा इकट्ठा हो रखा है तो दैट इज़ ऑल्सो ए सिन। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, कंसाइंस अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कंसाइंस। प्लेजर विदाउट कंसाइंस इज ए सिन, ठीक है। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी यानी कि आप अगर व्यापार कर रहे हैं लेकिन आप मोरली ठीक आदमी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो ए सिन। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, अगर साइंस डेवलप कर रही है लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए ही वो काम नहीं कर रही है तो दैट इज ऑल्सो ए सिन। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, वो वर्शिप ही नहीं जिसमें आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़े, तो दिस इज ऑल्सो ये सिन। देखिए कंसाइंस क्या चीज़ होती है, कंसाइंस हमारी इनर वॉइस होती है, हमारी अंदर की आवाज़ होती है जो हमको ये बता देती है कई बार कि भाई ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। कंसाइंस मतलब हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है उसको हम कंसाइंस कहते हैं। हमारी इनर कॉन्शियसनेस आप इसको मान सकते हैं, जो कि हमारे अपने कंडक्ट को बता सकते हैं कि हाँ मैं कंडक्ट ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इनर कंसाइंस होनी हमारे लिए ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक गांधी जी का ना तलिस्मन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का तलिस्म, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बचपन में जब एनसीईआरटी पढ़ते थे तो शुरुआत में ही पेज पर गांधी जी का तिलिस्म लिखा होता था। उस चीज़ को भी बड़ा आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपका एक्शन, कौन सा आपका काम एथिकल है या नहीं है, कौन सा आप काम करें। उसमें तो पूरा बताया ही गया था गांधी जी द्वारा कि आप किस काम को कैसे आप जान सकते हैं कि आपका ये काम करने लायक है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट गांधी जी। एटीट्यूड के बारे में देखते हैं दोस्तों। अभी हमने मोरल थिंकर्स कवर किए, इसके अलावा भी बहुत मोरल थिंकर्स हैं दोस्तों, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, है ना, और गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक जी हैं, कबीर जी हैं, तो इतने सारे मोरल थिंकर्स और हैं इंडिया में ही जिनको आप पढ़ सकते हैं। महावीर जैन, बट ठीक है, क्योंकि हमने अपने आप को लिमिट भी करना है ना, कि हमने अपनी बाउंड्रीज बनानी कि इतना हमने प्रिपेयर करना है, तो इतना अगर आप देखेंगे तो चीज़ें मोर और लेस कवर हो रही है। एटीट्यूड के बारे में देखते हैं दोस्तों, बड़ा कह देते हैं हम कि भाई अपना एटीट्यूड ठीक करो, इसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड अच्छा है। एक्चुअली वो एटीट्यूड क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसको समझेंगे व्हाट एक्चुअली एटीट्यूड इज़ अबाउट, और एटीट्यूड का इम्पैक्ट क्या है। देखिए एटीट्यूड क्या है, इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स कंसर्निंग ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड इवेंट्स, यानी कि आप जो कह रहे हैं और आपकी जो जजमेंट है किन चीज़ों को लेके, वस्तुओं को लेके, लोगों को लेके और इवेंट्स को लेके, उसको एटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, दिस इज ए स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। भाई ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेरी विम्स एंड फैंसीज पे मैंने नहीं टाइप करी है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वर्बेटिम अगर याद रखेंगे तो ठीक है। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, इसको CAB करके आप याद रख सकते हैं, कैब करके आप याद रख सकते हैं, लोग ABC से भी याद रख लेते हैं, ABC, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप याद रखिएगा। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट, कैब याद रखेंगे ना तो उससे क्या एक सीरीज बनती है, एक मतलब एक चेन बनती है। कॉग्निटिव यानी कि पहले आपका बिलीफ सिस्टम, आप किसी चीज़ को देख के ओपिनियन कैसी बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव सिस्टम। अफेक्टिव सिस्टम यानी कि आपके उस चीज़ को देखा, आपने एक बिलीफ बनाया, अब आपके इमोशंस कैसे डेवलप हुए उस चीज़ को लेके। यानी कि कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव आपकी इंटरनल चीज़ें हैं, एक पर्सन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हैं। आपके इमोशंस कैसे निकले, आपकी फीलिंग कैसे निकली, वो आपका एटीट्यूड का जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज अफेक्टिव कंपोनेंट या फिर इमोशनल कंपोनेंट। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है कि आपने एक ओपिनियन बनाई, ओपिनियन बनाने के बाद इमोशन जनरेट हुआ, अब आपने एक्शन क्या लिया, दैट एक्शन पार्ट इज नोन एज बिहेवियरल कंपोनेंट। यानी कि लोगों को केवल और केवल आपका क्या दिखेगा, लोगों को आपका केवल बिहेवियरल कंपोनेंट दिखेगा, है ना, लोग आपका केवल बिहेवियरल कंपोनेंट देख पा रहे हैं।
3 कंपोनेंट एटीट्यूड के CAB करके, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। कॉग्निटिव आपकी ओपिनियन कैसी बनी, आपकी बिलीफ कैसी बना एक चीज़ को लेके, कौन सी 3 चीज़, ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट्स को लेके। उसके बाद अफेक्टिव इज़ योर इमोशंस कैसे निकले इन चीज़ों को लेके, किन 3 चीज़ों को लेके, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, इवेंट्स। लास्ट में लोगों को क्या दिखेगा, लोगों को दिखेगा बी इज़ बिहेवियरल, आपने कैसा एक्शन निकाला, आपने किसी को पॉजिटिव एक्शन निकाला, पॉजिटिव बिहेवियर किया, नेगेटिव बिहेवियर किया। तो ये पार्ट होता है दोस्तों बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। आई होप आपको एटीट्यूड एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा आज की, वही एटीट्यूड एक्चुअल में क्या चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आती है कि दोस्तों एटीट्यूड को फिर चेंज किया जाए। चेंज कैसे किया जाए? अब हम बस एक ही चीज़ को ले कहते हैं जी ट्रेनिंग करा दो किसी का एटीट्यूड चेंज करना। नो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रेनिंग। आप देखिए एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाएगा। एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट दोस्तों, उसको आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने कहीं तो देखा था कि पावर्स के ना 5 तरीके की पावर होती हैं। 5 तरीके की पावर होती है दोस्तों। सबसे पहले कौन सी होती है तो कोवर्सिव पावर, एक होती है रिवॉर्ड पावर, ठीक है, एक होती है लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर। ये 5 तरीके की पावर्स होती हैं दोस्तों। इसमें देखिए क्या है, यानी कि ऐसा कहते हैं ना कि जी उस आदमी के पास पावर है, उसका मीनिंग क्या है, ये 5 पावर्स में से कोई एक पावर उसके पास ज़्यादा होगी, या क्या पता 5 हों। कोवर्सिव पावर का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी को पनिश कर सकते हैं क्या, दैट इज़ कोवर्सिव पावर। रिवॉर्ड पावर कि आप क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं, कि आप किसी को रिवॉर्ड दे के कोई काम कराना चाह रहे हो। लेजिटिमेट पावर कि आप कितने क्रेडिबल हैं, कितने लेजिटिमेट हैं। एक्सपर्ट पावर कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। रेफरेंट पावर कि आपका रेफरेंस कितना काम करता है। तो ये 5 पावर्स प्लीज़ आप याद रखिएगा। कहीं क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, देखा था मैंने, कहीं और देखा था। आप ये 5 पावर्स याद रखिएगा। अब किसी का एटीट्यूड चेंज करना तो कैसे करेंगे, देखिए आप परसुएशन कर सकते हैं। परसुएशन कैसे कर सकते हैं? थ्रू लॉजिक दे सकते हैं उस आदमी को, इमोशनल अपील कर सकते हैं, इमोशंस के थ्रू भी आप किसी का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। आप सोशल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फैमिली का या फ्रेंड्स का सोशल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इमोशनल अपील कर सकते हैं। कैसे आप इमोशनल अपील करेंगे? आप इमोशंस दिखाएंगे। क्या क्या इमोशंस दिखाएंगे? प्यार दिखा सकते हैं, डरा सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, एक्साइटेड हो सकते हैं, है ना। इस तरीके इमोशंस दिखा के आप लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिगरेट के डब्बे पे आप देखते होगे तो इतना सा डब्बा होता है और इतना बड़ा वो कैंसर का ऐड उस पर छपा होता है। हालांकि मैं तो स्मोक नहीं करता हूँ, पर डब्बा तो देखा ही हुआ उसका कितना बड़ा उस पर ये छपा होता है। तो ये एक तरीके की इमोशनल अपील है, डराया जा रहा है लोगों को कि अगर सिगरेट पियोगे तो ऐसा कैंसर हो जाएगा, है ना। इफेक्टिव फोरकास्टिंग कर सकते हैं। चलो इतना डीप में तो नहीं जाना आपको। और कैसे एटीट्यूड चेंज करेंगे? आप एक्सपोजर एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह, उनका नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ टॉक के लिए आप उसको कह सकते हैं जी आप सेल्फ टॉक करो, खुद से बात करो, और उसकी लर्निंग्स करा सकते हैं आप, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जिसके द्वारा किसी भी पर्सन का एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि व्हाट इज़ एटीट्यूड, एटीट्यूड के टाइप क्या हैं और एटीट्यूड को चेंज कैसे करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डिलेमा, है ना। डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं। डिलेमा तो हमने अभी देख लिया, है ना। हाइंस डिलेमा देखा था, विसल ब्लोअर्स डिलेमा देखा था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन है, इज अ सिचुएशन वेयर इन ए प्राइमरी इंटरेस्ट इज अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंडरी इंटरेस्ट। इंसान का एक प्राइमरी इंटरेस्ट होता है कुछ ना कुछ, लेकिन एक सेकेंडरी इंटरेस्ट जनरेट होने की वजह से वो प्राइमरी इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी न किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने एक अपनी कोई कंपनी खोली हुई है और
उस कंपनी से वो टेंडर के लिए कोट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कैन बी कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से बहुत एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके। आगे बढ़ते हैं कि रिजॉल्विंग, अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया है तो रिजॉल्व कैसे करना है। तो फॉलोइंग आर द वेज कि जिसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व किया जाता है। डिस्क्लोजर, यानी कि आप डिक्लेयर कर दें कि अगर आपके कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं तो आई अंडरस्टैंड इट इज़ टफ, अगर कोई ऐसे डिक्लेयर करेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली एथिकल कंडक्ट तो उसी को कहा जाएगा। रेक्यूजल, आप मना कर दें कि भाई ऐसे डिसीजन मेकिंग्स का पार्ट मैं नहीं बनूंगा। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू पैनल में अगर कोई पर्सन बैठा है, उसका बेटा अगर आ जाए या बेटी आ जाए इंटरव्यू देने के लिए जॉब का, तो दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसको मना कर देना चाहिए कि भाई मैं इस पैनल का पार्ट नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरा बेटा या मेरी बेटी भी इंटरव्यू देने आएगी, तो मैं वहाँ का इंटरव्यू कंडक्टिंग पैनल का पार्ट नहीं बनूंगा या बनूंगी। ट्रांसपेरेंसी आप मेंटेन रखें, आप ओपननेस मेंटेन रखें इन ऑल प्रोसेस टू बिल्ड ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी हमने अकाउंटेबिलिटी को देखा था कि जो नॉलन की जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ऑफ पब्लिक लाइफ, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी मेंशन्ड था। डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए ऑफ डिस्क्लोजर एंड डिसीजंस होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। गाइडलाइंस, कंप्लायंस, जो भी आप लोगों को गाइडलाइन आती हैं उनको कंप्लायंस करना अच्छे से। रेगुलर ट्रेनिंग, आपकी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग होना, कराना, और आप दूसरों की भी कराएं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रेगुलर ट्रेनिंग। तो ये सारे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजॉल्व करने के। अगर आप दोस्तों अभी भी मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से थम्स अप, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। और आप भी, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सेशन यहाँ पे अच्छा जा रहा है, जमा हमारा सेशन यहाँ पे जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई हैं। उन टर्म्स को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो टर्म्स पूछी जा सकती है इवन एग्ज़ाम में। टर्म पढ़ते चलिएगा दोस्तों मेरे साथ के साथ। हिडोनिज्म, हिडोनिज्म, ये सारी टर्म्स ऐसी हैं दोस्तों जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। हिडोनिज्म, अब हिडोनिज्म का मीनिंग क्या है? हिडोनिज्म का मीनिंग है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक विचार है जिसका मतलब है कि भाई प्लेजर एंड हैप्पीनेस ही सबसे ज़रूरी है, उसके बाद सारी चीज़ें, कि ह्यूमन लाइफ का जो मेन एम है दैट इज़ प्लेजर एंड हैप्पीनेस। इसको प्लीज़ आप याद रखिएगा कि हिडोनिज्म क्या है। वो फिलॉसफी जो ये कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का मेन एम है खुश रहना है। एकदम बढ़िया थ्योरी है ना, मतलब सारे चीज़ों को साइड में रखो, खुश रहो भाई। इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन, इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन क्या टर्म है? देखिए, इसका मीनिंग है कि लोगों से वो उपहार या वो चीज़ें एक्सेप्ट करना, उपहार भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल गुड हो, किसी से एक फेवर लेना जो कि आपके ऑफिशियल एक्ट का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी यूज़ करते हुए आईपीएल की टिकटें अरेंज कर ली, तो दैट इज़ इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने अथॉरिटी अपनी यूज़ करके किसी का एडमिशन करा दिया किसी जगह जहाँ पर वैसे उसका एडमिशन अदरवाइज नहीं हो रहा था, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन। यानी कि किसी को फेवर करना या इवन डिसफेवर करना, किसी का नुकसान कर दिया। अब भाई किसी एक का एडमिशन हुआ तो कोई उसकी जगह किसी एक का एडमिशन नहीं भी हुआ तो उसका नुकसान हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन। प्रोबिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। प्रोबिटी का मीनिंग क्या है कि अडेयरिंग टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन ए पब्लिक लाइफ। प्रोबिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी, हमने आगे भी देखा था। प्रोबिटी, मुझे ये बताइएगा दोस्तों, हमने कहाँ देखा था, हमने कहाँ प्रोबिटी को डिटेल में देखा था? अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो ये ज़रूर बताइए कि हमने प्रोबिटी को कहाँ देखा था।
मेलेफिसेंस, मेलेफिसेंस को देखते हैं। मेलेफिसेंस क्या है? आपने एक ऐसा एक्ट किया दैट इज अनइक्विवोकली इलीगल और कंप्लीटली, यानी कि बिल्कुल ही गलत है। फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर करना, ठीक है, और द कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्ट डन इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। आपने ऑफिशियल कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसा एक्ट कर दिया जो कि अलाउड ही नहीं था, जो कि इलीगल है, दैट इज कॉल्ड एज मेलेफिसेंस। ये टर्म ना यूं कि उठ के आ सकती है आपके एग्जाम में, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंस, अगेन पहले आपको ना वर्ड्स को कैसे देखना होता है वो आपको बताता हूँ। जैसे आपने वर्ड देखा प्रूडेंस, आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, उससे ही काफ़ी ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे आप। तो प्रूडेंस देखते ही जैसे मेरे मन में आता है कि पॉजिटिव वर्ड है। प्रूडेंस का मीनिंग क्या है? एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वनसेल्फ बाय यूज ऑफ रीजन। एबिलिटी टू गवर्न एंड डिसिप्लिन वनसेल्फ बाय यूज ऑफ रीजन, ये हमने देखा था कि एक वर्चू भी थी प्रूडेंस। क्या हमने देखा था ये कि ये एरिस्टोटल या फिर प्लेटो ने जो 4 कार्डिनल वर्चूज दी थी उनमें से एक थी। मुझे बताइए प्रूडेंस किसने दिया था कार्डिनल वैल्यू? एरिस्टोटल की थी या फिर प्लेटो की थी? परसेवरेंस, हार ना मानना। भाई ये तो एक स्टूडेंट जिसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, ये वैल्यू तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो होनी ही चाहिए ये परसेवरेंस। इसका मीनिंग क्या है कि भाई आप अपने काम में लगे रहना, आप अपना एक सेल्फ बिलीव रखना कि कितनी ही परेशानियां आएँ, कितनी ऑब्स्टेकल्स आएँ या कितना ही मैं निराश हताश हो जाऊं, पर मैं अपना एक्शन करता रहूँगा, मैं अपना काम करता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये होता है परसेवरेंस। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स एंड डिस्करेजमेंट, कीप गोइंग ऑन, कीप मूविंग ऑन, कीप डूइंग ऑन योर एक्शन एंड हैविंग ए सेल्फ बिलीफ, उसको कहते हैं परसेवरेंस। अगेन एक इंडिया में तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक क्वालिटी अगर आप किसी को भी रिकमेंड करें कि भाई बाकी तो ठीक है, हार्ड वर्क हो या ना हो, परसेवरेंस लेके चलना पहले अपने साथ। बेनेवोलेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों ये सारी। बेनेवोलेंस, इसका मीनिंग क्या है कि मॉरली करेक्ट बिहेवियर दिखाना। अगेन पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म। आपको पॉजिटिव नेगेटिव में अगर आप सेग्रीगेट कर लेंगे ना, राशि जी ने जवाब दिया रोल ऑफ एथिक्स। हाँ, हमने प्रोबिटी को रोल ऑफ एथिक्स में देखा था और एरिस्टोटल ने कहा था कि प्रूडेंस। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कौन थे? क्या सोक्रेटिस सबसे पहले थे? सबसे मेन गुरु कौन है? सोक्रेटिस हैं, एरिस्टोटल हैं या प्लेटो हैं? सबसे पहले इनमें से कौन थे? आप लोगों में से जो सबसे ज़्यादा जवाब दे रहा है मैं उसको इसी वीडियो के एंड में एक ज़रूर गिफ्ट दे के जाऊँगा। शोइंग मोरली करेक्ट बिहेवियर, बेनिवोलेंस इज ए पॉजिटिव टर्म। इसका मीनिंग है कि शोइंग मोरली करेक्ट बिहेवियर, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स चैरिटी, एथिकल थिंकिंग एंड डिस्पोजिशन टूवर्ड्स डूइंग गुड एंड बीइंग काइंड। पॉजिटिव वर्ड है, अच्छा बिहेवियर करना, चैरिटी की तरफ ध्यान देना, एथिकल थिंकिंग रखना। बूटलैगिंग, next term is bootlegging. What is the meaning of bootlegging? Illegal trafficking of liquor, working on projects which are prohibited. देखिए इंजीनियर के लिए अगेन है ना, जो प्रोजेक्ट प्रोहिबिटेड है उस पर काम करना, दैट इज नोन एज बूटलैगिंग। ये है ना इंजीनियरिंग प्रोफेशन है, किसी वर्किंग प्रोफेशन से जोड़ के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई विद रिलेटेड टू इंजीनियरिंग प्रोफेशन व्हाट इज मेंट बाय बूटलैगिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बूटलैगिंग का मीनिंग क्या है। Again, next term is moonlighting. Moonlighting का मीनिंग क्या है? When a person is working as an employee for 2 different companies illegitimately in the spare time. जैसे आप फॉर एग्जांपल आप 2 अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं। लेट अस सपोज आप TCS में भी काम कर रहे हैं और आप विप्रो में भी काम कर रहे हैं। 2 अलग अलग जगह एक ही टाइम पे काम करना। राशि जी ने बताया कि एरिस्टोटल सबसे पहले आए थे। एक बार चेक कीजिए क्या सोक्रेटिस आए थे क्या सबसे पहले?
क्या अरिस्टोटल से भी पहले क्या सोक्रेटिस आए थे क्या? मून लाइटिंग का मीनिंग है दो अलग अलग कंपनियों में सेम टाइम पे काम करना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कोलिजियलिटी, कोलिजियलिटी, कोलिजियलिटी मतलब जो आपके कलीग्स हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स हैं, वहाँ पर आपका बिहेवियर कैसा है, वहाँ पर आप अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से आप टीम वर्क करते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कोलिजियलिटी। डिओंटोलॉजी, भाई देखिए आज ये है ना डिओंटोलॉजी हम तीसरी बार देख रहे हैं अगेन, बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डिओंटोलॉजी। डिओंटोलॉजी किस एथिक्स का पार्ट है? नॉर्मेटिव एथिक्स का पार्ट था, नॉर्मेटिव एथिक्स का डिओंटोलॉजी पार्ट था। इसका मीनिंग क्या है कि ये जज करता है मोरालिटी ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन द एक्शंस एडेरेंस टू रूल्स है, और मतलब अपनी कोई एक्शन गुड होगा या मोरल होगा ये कैसे पता चलेगा? जब आप क्या आपने अपनी ड्यूटी करी या नहीं करी, क्या जो आपको रूल्स दिए गए थे आपने वो फॉलो करे या नहीं करे। इट इज़ समटाइम्स, किसने दी थी भाई डिओंटोलॉजी? उस फिलोसोफर का नाम बताइए जिसने डिओंटोलॉजिकल एथिक्स यानी कि नॉर्मेटिव एथिक्स का जो पार्ट है डिओंटोलॉजी वो दी थी। उस थिंकर का नाम बताइए जिसने डिओंटोलॉजी दिया। तो दोस्तों एथिक्स हमने कवर कर लिया है, एथिक्स हमने कवर कर लिया और बहुत ही अच्छा सेशन रहा। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं और ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जितनी आज हमने इसमें डिस्कस करी हैं सारी आपके काम की चीज़ें हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस टेलीग्राम गिवन है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पर हम डेली एमसीक्यू शेयर करते हैं, डेली एमसीक्यू शेयर करते हैं, आपके डाउट्स हम इधर लेते हैं। जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स है, जॉब अपडेट्स हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। हम अपनी वीडियोस का सबसे पहले लिंक इधर ही शेयर करते हैं, वीडियोस लिंक हम इधर ही शेयर करते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर भी डिसिप्लिन लर्नर अगर सर्च करेंगे ना, लिख के डिसिप्लिन लर्नर सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल वहाँ पर शो करेगा। आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँचने के लिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और डेफिनेटली दोस्तों आप लास्ट टाइम में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं,
कुछ नेटवर्क इशू हो गया था दोस्तों। आई थिंक आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही होगी। आई बिलीव मेरी आवाज़ अब क्लियर आप लोगों को आ रही होगी। एंड मैं ये बता रहा था कि आप टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं दोस्तों। अगर आप 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट हम ऑफर कर रहे हैं, 6 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आपको केवल फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट लगाने हैं तो आप वो भी लगा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर आप 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, अगर आप 5-6 टेस्ट लगाते हैं तो 900 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस तो यहीं हो गई। आपको कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कैसे अपने आप को आप सेपरेट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप वो पूछ लीजिए, उस डाउट को हम अभी यहाँ अटेंड कर लेंगे। थैंक यू सौरभ जी, अगर आपको ये पसंद आया हो, हमारा आज का सेशन अगर पसंद आया तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड यस, दिस सेशन विल बी मेड प्राइवेट द मोमेंट दिस वीडियो विल बी कंप्लीटेड। एंड आप हमें एक बार ईमेल कीजिए, आप सभी लोग जो अभी लाइव बने रहे, आप हमें ईमेल कीजिए support@disciplinedlearners.com पर। support@disciplinedlearners.com पर स्पेस नहीं है, कंप्लीट ये है। मैं इनफैक्ट यहाँ टाइप कर देता हूँ। ये हमारी ईमेल आईडी है, आप इस पे आप मेल कीजिए। आप सभी लोगों को मैं टीम से इंश्योर करूँ कि आप लोगों को एक गिफ्ट कूपन आप लोगों के पास जाए और आप उस गिफ्ट कूपन को आप यूज़ करें अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। आप यहाँ पर हम मेल डाल दीजिएगा और हम मेल को विद इन 1 डे रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो आई थिंक नाउ इट इज़ राइट टाइम टू से थैंक यू। 2 घंटे में हमने इस सिलेबस को कंप्लीट करा और काफ़ी डिटेल में देखा, हमने काफ़ी डिटेल में इस सिलेबस को देखा, ऐसी बात नहीं है। हमने क्योंकि थोड़ा जल्दी कवर किया है तो हो सकता है इस वजह से आपको लगे कि भाई 2 घंटे में एथिक्स कैसे हो गया, बट एनफ टू टैकल क्वेश्चंस ऑफ UPPSC AE एंड इवन क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, उसको भी टैकल यहाँ से किया जा सकता है। तो आपके कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप द सेशन। कोई डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज वी विल बी लिविंग नाउ। चलिए ठीक है, तो थैंक यू ऑल एंड थैंक you for attending the session. We will be leaving now. Thank you.